हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे BHIC 108 आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। इस सब्जेक्ट का डिमांड काफ़ी आया कि सर BHIC 108 का वीडियो बना दीजिए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप ही के लिए। काफ़ी कमेंट्स आए इस सब्जेक्ट के लिए और BHIC 108, BHIC 105, BHIC 107, BHIC 109, BHIC 110, जिन जिन बच्चों ने इस सब्जेक्ट का कमेंट किया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सब्जेक्ट जो ये आपने कमेंट किया है इन सब का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके टाइम से यानी कि आपके एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बार बार कमेंट्स आ रहे हैं प्लस ये, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग कमेंट करते हैं, राइट। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे BHIC 108 जो कि आधुनिक पश्चिम का उदय पार्ट 2। ठीक है, हमने इससे पहले एक BHIC 107 का वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, BHIC 134 का अपलोड किया है, BHIC 133 का अपलोड किया है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे इस वीडियो को बना रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। हम इस वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और टॉपिक्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि टाइम की कमी है और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको आपके समय से पहले पहुंच जाए और आपको मिल जाए और आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये आपका कोर्स कोड है BHIC 108 और आपका कोर्स टाइटल है आधुनिक पश्चिम का उदय पार्ट 2। ठीक है, आइए हम इसमें देखेंगे। और आपने कुछ हमारे जो टेलीग्राम भी चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और उसमें कुछ सब्जेक्ट की भी PDF प्रोवाइड कराई जाती है, प्लस में PDF में बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें प्रोवाइड करा भी दिया गया है। ठीक है, आप जुड़ करके वहाँ से जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इसमें देखिए 1 ही ब्लॉक है, लेकिन इसमें 13 यूनिट्स दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं। इसमें बहुत तेज़ी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और आपका भी टाइम बचे, थोड़ा सा मेरा भी टाइम बचे, क्योंकि अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाने बाकी हैं, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, आइए पहला यूनिट यहाँ पे आ गया है 17वीं शताब्दी का यूरोपीय संकट। ठीक है, इसमें सबसे पहला आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम इसमें बता दें आपका कि इसमें संकट के स्वरूप पर ऐतिहासिक विवाद, और इसमें एक जो ये संकट का आयाम दिया गया है ये, और दूसरा इसमें जो स्पेन का ह्रास दिया गया है। आइए हम देखेंगे, छोटा छोटा सा ये पॉइंट है, सबको हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए यूरोप के इतिहास में 17वीं शताब्दी का एक विभाजन के रूप में देखी जाती है। पश्चिमी यूरोप में सामंतीय काल की समाप्ति हुई, जबकि मध्य व पूर्वी यूरोप में सामंतवाद और अधिक मजबूत हो गया। ठीक है, इस संकट के वाणिज्य और व्यापारिक गतिविधियों को भूमध्य सागर से हटा करके अटलांटिक समुद्र के तट पर पश्चिमी यूरोप की ओर पहुंचा दिया, और इसका अर्थ था भूमध्य सागर के राज्यों का पतन और इंग्लैंड, हॉलैंड और उत्तरी फ्रांस में जैसे देशों का उत्कर्ष। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि 17वीं शताब्दी संकट क्यों सामान्य संकट माना जाता है और इसने यूरोप के नक्शे पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन और भौगोलिक परिरेखा को कैसे प्रभावित करता है। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए ही बनाई जा रही है। ठीक है, अगर इसको एक्सप्लेन फुल्ली तरीके से किया जाए तो ये 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा में कोई नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो कोई भी एक्सप्लेन इसको नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें टाइम लगते हैं चूँकि ये इतिहास है। ठीक है, इतिहास में क्या होता है कि सिर्फ आपको जब तक उसको पढ़िएगा नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके सामने
इस पूरे बुक को आपके एग्ज़ाम के लिए मैं इसको शॉर्ट में करके बता रहा हूँ। टॉपिक को थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा, उसके बाद से आप खुद से इसको लिख सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर से हमको ज़्यादा क्लास लेना पड़ेगा, तो फिर उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा ना समझें, ठीक है। आइए देखिए, इसमें 30 वर्षीय युद्ध के महत्व को और इस युद्ध ने कैसे मध्य यूरोप में योगदान दिया, इसकी भी व्याख्या इसमें हुआ है। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि मध्यकालीन यूरोप में समृद्धि और अवनति का प्रत्यावर्ती दौर का अनुभव किया गया, जो बारी बारी 17वीं शताब्दी तक चलता रहा। 10वीं शताब्दी से लंबे समय तक निरंतर आर्थिक विस्तार, जनसांख्यिकी और कृषि वृद्धि चली। 14वीं शताब्दी के शुरू में ब्लैक डेथ ने समृद्ध काल को समाप्त कर दिया। अब कृषि उत्पादन, व्यापार और वस्तु निर्माण के क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ठीक है। देखिए इसमें बहुत छोटे छोटे मतलब वर्ड और बहुत आसान वर्ड भी दिया गया है। कुछ कुछ वर्ड्स इसमें जो है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन देखिए जब तक आप इसको सुनिएगा नहीं, जब तक इसको पढ़िएगा नहीं, तब तक ये वर्ड आप कब तक इस वर्ड से आप बचते रहिएगा, आप ही बताइए, ठीक है। अगर इससे भी आसान लैंग्वेज अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर अपने पिछले क्लास में जाना पड़ेगा, 9th में 10th में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, ताकि आपको कहीं पे बोलने का मौका भी मिले या बोलने का मतलब आपको अवसर दिया जाए, ठीक है। तो आप कम से कम इन सब शब्दों का यूज़ करके आप देखते हैं ना कि देखिए जब आप प्रधानमंत्री का स्पीच सुनिएगा या मुख्यमंत्री का स्पीच सुनिएगा तो उनका स्पीच जो होता है वो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है, जो कि इसी तरीके के वर्ड्स उसमें भी बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ से। अर्थव्यवस्था का यह व्यापक विस्तार यूरोप में कई क्षेत्रों में 1600 और 1620 के बीच आकर थम गया, और इस पतन के क्या कारण थे, संकट का स्वरूप क्या था और इसने यूरोप को कैसे प्रभावित किया, यह सब इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा अलग अलग ढंग से समझाया गया है। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सबसे पहला इसमें पॉइंट दिया गया संकट के स्वरूप पर ऐतिहासिक विवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए वह वाल्तेयर था, ठीक, फ्रांस के प्रबुद्धतावाद प्रसिद्ध दार्शनिक फिलोसफर, जिसने सामान्य संकट की विचारधारा का 1756 में अपनी पुस्तक ऐसे स्योर ले मो और ए लैस्प्रित दे नासियों के में प्रतिपादन किया, और 1950 के दशक में पूर्व आधुनिक यूरोप के इतिहासकारों में रोमांचक विवाद शुरू हुआ, जो दशक के अधिक चलता रहा, ठीक है। यह रोचक विवाद मुख्य रूप से इस प्रश्न पर केंद्रित था कि क्या प्रत्येक देश का अनुभव पूर्व आधुनिक संपूर्ण यूरोप के परिवर्तन का हिस्सा था, या प्रत्येक देश ने रूपांतरण का अलग मार्ग अपनाया था, ठीक है। अधिकतम इतिहासकारों ने अपनी अपनी सैद्धांतिक व्याख्या विकसित की, जिसके फलस्वरूप 17वीं शताब्दी में के आम संकट की आम सहमति बन गई, ठीक है। देखिए आम संकट विषय पर गंभीर विवाद को मोटे तौर पर 3 अभिगम में विभक्त किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण के अनुसार इस संकट का कारण आर्थिक था, और आर्थिक व्याख्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सैद्धांतिक क्लासिकी, जो कि मार्क्सवादी विचारों पर आधारित तर्क था। दूसरा वे तर्क जो आर्थिक आंकड़े जैसे कि मुद्रा या मूल्य, ठीक है। तीसरा क्या था, तो इसमें वो व्याख्या शामिल की जा सकती है जिसमें जनसांख्यिकी तत्वों पर जोर दिया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे उम्मीद है। मार्क्सवादी लेखन सामान्य संकट के काल को सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण की दृष्टि से निर्णायक चरण के रूप में देखते हैं। इस विवाद का आरंभ 1954 में एरिक हॉब्सबॉम ने अपने लेख द्वारा किया, जिस तर्क को बोरिस पोर्चनेव ने आगे बढ़ाया, और इस संकट को वर्गीय संघर्ष के रूप में देखा गया, जो 2 स्तर पर विकसित हुआ। आगे बात समझ यहाँ तक। देखिए इसमें क्या है कि जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, इसने यूरोपीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख संकट माना है, ठीक है। और अपने प्रारंभिक लेख में हॉब्सबॉम ने देखा कि 17वीं शताब्दी केवल आर्थिक संकट का काल ही नहीं था, अपितु सामाजिक विद्रोह का भी समय था, ठीक। उसके बाद में क्या था कि उनका मानना है कि संकट का निश्चित काल 1619 से 1622 था, जब 16वीं शताब्दी के आर्थिक विकास का अंत हुआ और आर्थिक ठहराव या पतन का प्रारंभ देखा गया। तो इन्होंने संकट को आर्थिक और राजनीतिक संकट के रूप में प्रस्तुत किया।
इस व्याख्या ने हॉब्स बम के तर्क को तथ्य आधार पर प्रदान किया और मार्क्सवादी लेखक 17वीं शताब्दी के संकट को उत्पादन का संकट मानते हैं तथा कम से कम कुछ क्रांतियों के पीछे मुख्य शक्ति माना है जो बुर्जुआ वर्ग की शक्ति थी और इनकी आर्थिक गतिविधियां सामंतीय समाज की जो अप्रचलित प्रतिबंधक और अपव्ययी उत्पादन प्रणाली से निर्बंधक हो रही थी। ठीक है, संकट की व्याख्याओं में दूसरा दृष्टिकोण राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित है, विशेषकर मध्य शताब्दी के विद्रोहों और बगावतों पर। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा और देखेंगे कि देखिए 17वीं शताब्दी संकट के विषय में तीसरी प्रमुख व्याख्या सामान्य संकट के बारे में संदेहवादी दृष्टिकोण अपनाती है। कई इतिहासकार 17वीं शताब्दी की सामान्य संकट की व्याख्या पर आपत्ति करते हैं और J.H. इलियट को शंका है कि व्यापक विद्रोहों से जो अस्थिरता हुई थी वो अपवादात्मक थी। ठीक, इनका मानना है कि इस 1560 और 1590 के बीच विद्रोहों का जमघट भी इसी प्रकार था। ठीक है, इन विभिन्न बौद्धिक धाराओं के अतिरिक्त हम देखते हैं कि कई अन्य व्याख्या जो अलग अलग विचारों का समावेश करती है, जैसे कि रोलैंड मुसनियर ने अपने शोध कार्य में लिखा है कि 1598 और 1715 के बीच के काल का संकट जनसांख्यिकी, आर्थिक, प्रशासनिक एवं बौद्धिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे संकट की उत्पत्ति हुई कैसे। तो यहाँ देखिए, प्रत्येक इतिहासकार का संकट की तिथि तथा प्रबलता के बारे में पृथक मत है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर क्या करता है तो निर्भर करता है, डिपेंड करता है। उस विषय के बारे में आम मान्यता है कि यूरोपीय संकट 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित हुआ। कुछ समकालीन विद्वान उपद्रवों और विद्रोहों की लंबी सूची प्रस्तुत करते हैं जिससे शहरी अर्थव्यवस्था और व्यापार में संकट उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप आर्थिक मंदी, जनसंख्या में गिरावट, सामाजिक अशांति और व्यापक पैमाने पर युद्ध हुए। 80 वर्षीय काल ने पूरे नीदरलैंड्स में स्पेन के शासन के विरोध जगह जगह उपद्रव अनुभव किए गए और इसका प्रभाव यूरोप के अन्य क्षेत्रों पर भी महसूस किया गया। 30 वर्षीय युद्ध ने मध्य यूरोप के कई राज्यों में फ्रांस तथा स्पेन में विध्वंस फैलाया और फ्रांस में विद्रोहों और उपद्रवों का निरंतर सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत आकितेन प्रांत में गाबेल नामक करके विरोध हुई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मैंने टॉपिक बताया वो इम्पोर्टेंट था। अब देखिए संकट का आयाम। ठीक है, देखिए संकट का आयाम में सबसे पहला आयाम यहाँ पे दिया गया है जनसांख्यिकी संकट। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। 16वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप की आबादी में प्रभावशाली वृद्धि हुई। ठीक है, बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई और इसके बाद वृद्धि थम गई, रुक गई। ठीक है, और कुछ क्षेत्रों में ठहराव अनुभव किया गया और कुछ अन्य क्षेत्रों में वृद्धि गति क्या हो गई तो घट गई। और यह भी सच है कि आबादी संबंधित आंकड़े परिशुद्ध नहीं थे, यानी कि पूरे शुद्ध नहीं थे और अंदाज पर आधारित है जो इतिहासकारों की अपनी गणना पर निर्भर करते हैं। ठीक, अब देखिए दक्षिण यूरोप की आबादी भी 17वीं शताब्दी में काफ़ी तेज़ी से गिरी। यहाँ की आबादी 1700 से लेकर के 1600 से कम थी और दूसरी ओर यूरोप के कुछ अन्य भाग में स्थिति कुछ भिन्न थी, अलग थी, जहाँ पहले आबादी तेज़ी से बढ़ी थी, जैसे कि उत्तरी यूरोप में निचले देश तथा इंग्लैंड। लेकिन यहाँ भी वृद्धि दर 17वीं शताब्दी में मंदी पड़ गई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। जनसांख्यिकी संकट के दूरगामी परिणाम होते हैं, जैसे कि पारिवारिक जीवन, जन्म के पैटर्न, खाने की आदतें, प्रजनन प्रक्रिया और विवाह की आयु इत्यादि। साथ यह भी ध्यान रहना चाहिए कि जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियाँ एक रूपी नहीं थी, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी और इसका प्रभाव आबादी घटने या बढ़ने पर निर्भर करता था। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट निकल करके आया है कृषि व्यवस्था का गतिरोध। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटा सा ये पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। मौद्रिक संकट ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए थोड़ा सा देखते हैं। कुछ विद्वान जो मार्क्सवादी सैद्धांतिक लेखन से अधिक प्रभावित नहीं थे 17वीं शताब्दी के संकट की कीमतों के आंकड़ों के द्वारा व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हैमिल्टन और पियर शानू जैसे विद्वान जो थे वो यूरोपीय आर्थिक संकट के उत्पन्न होने में सिविल अटलांटिक व्यापार की भूमिका पर जोर देते हैं और इस विचारधारा के अनुसार मुद्रा सप्लाई में कमी और अटलांटिक महासागर के व्यापार पर निवेश की कमी के कारण संकट आया था।
क्लियर हो गया यहाँ तक। और इनके अनुसार 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों में पूरे यूरोप में मुद्रा में खोट मिलाया जाना प्रचलित हुआ। खोट मिलाने का मतलब काम शुरू हो गया और मुद्रा की घोर कमी का परिचायक था। नवीन संसार से चांदी का आयात कर इस संकट का अस्थायी हल निकाला गया। एक बार चांदी के आयात की मात्रा घटने लगी तो 16वीं शताब्दी का आर्थिक विकास कम हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए, संकट की प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए जॉन द व्री दीर्घकाल में मौद्रिक कारकों की भूमिका पर प्रश्न उठाते हैं। वह यह नहीं मानते कि यूरोप अर्थव्यवस्था का उत्थान और पतन नई दुनिया से बहुमूल्य धातुओं के आगमन से जुड़ा हुआ था, लेकिन वे स्वीकार करते हैं कि मौद्रिक अस्थिरता ने अल्पकालिक चक्रों, खास तौर पर 1619 से 1622 के संकट में विवाद रहित भूमिका अदा की। क्लियर हो गया। देखिए, जलवायु में परिवर्तन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है, देख लीजिएगा आप। आर्थिक संकट ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्थिक संकट आइए देखते हैं। 16वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं असमान थी, ठीक है, यानी कि समान नहीं था, अलग था और मित्र स्तरों पर चल रही थी। यह काल कृषि, उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में विकास और विस्तार का चरण था। 17वीं शताब्दी में स्थिति बदल गई और इतिहासकारों ने 17वीं शताब्दी संकट के स्वरूप और व्यापकता के बारे में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। और फर्नेंद ब्रॉदल, जे इसराइल, दिमिको सेला इत्यादि इस काल को E.J. हॉब्सबॉम की तरह पूर्ण आर्थिक प्रतिगमन मानते हैं। ठीक है, कुछ इतिहासकार जो थे उनका कहना था कि आर्थिक जो गतिरोध सब जगह एक रूपी है, यानी कि एक जैसी नहीं थी। ठीक है, जहां कुछ आर्थिक केंद्रों में अपरिवर्तनीय बदलाव आए और उनका पुराना दबदबा क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। जैसे भी वेनिस और फ्लोरेंस, एंटवर्प और कई अन्य केंद्रों का विकास धीमा पड़ गया। वहीं कुछ क्षेत्रों ने पूंजीवादी दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए और भूमध्य सागरीय अर्थव्यवस्था जर्मनी और फ्रांस के दक्षिण भाग में तीव्रता और औद्योगिक ह्रास हुआ। क्लियर हो गया यहाँ पे। आइए हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ। यहाँ पे देखिए, सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है 30 वर्षीय युद्ध, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि ये 30 वर्षीय युद्ध 1618 से लेकर के 1648 तक चला। जेबी पैलिसेंस्की का कहना है कि 30 वर्षीय युद्ध कम से कम मध्य यूरोप में संकट का अभिन्न हिस्सा था और सामाजिक ढांचे में आंतरिक द्वंद्व प्रदर्शित करता था, जिसने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रखर रूप से प्रभावित किया। देखिए, इस कारण इतिहासकारों ने जो शुरू में इस युद्ध को कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच धार्मिक युद्ध के रूप में देखा था। ठीक है, यानी कि वो समझते थे कि ये धर्म के मामले में ये जो युद्ध है, जिसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। अब यह स्वीकार किया जाता है कि समस्या का प्रारंभ जर्मन राज्य में बोहिमिया में हुआ, जो रोमन पवित्र संघ का हिस्सा था और बोहिमिया का साम्राज्य में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वह मानव शक्ति और भारी मात्रा में जो सामान होता है, सामग्री का योगदान करता था। यहाँ बड़ी संख्या में वस्त्र यानी कि कपड़े और शीशे के उद्योग थे और इनके अतिरिक्त यानी कि इनके अलावा लोहा, चांदी और तांबे की खानें थी। खाने मतलब समझ रहे हैं, यानी कि वहीं से वो पैदा होता था, निकाला जाता था। ठीक है, उसे यानी कि मार्टिन लूथर जो हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पहले से ही होबिमिया धार्मिक झगड़ों का एक केंद्र रहा था और इस धार्मिक संघर्ष ने एक राजनीतिक रंग ले लिया जब बाहरी राज्यों ने कैथोलिक धर्म के लोगों का साथ दिया तथा प्रोटेस्टेंट देशों ने प्रोटेस्टेंट समुदाय को समर्थन दिया। ठीक है, सीवी वेजवुड जैसे कुछ इतिहासकार जर्मन केंद्रित तर्क प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब देखिए, 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति 1648 में वेस्टफालिया की संधि से हुई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज था। ठीक है, यह युद्ध, दस्तावेज मीन्स पेपर, रसीद। ठीक है, यह युद्ध बहुत ही विध्वंसक था, जिसमें युद्ध का मैदान थोड़े थोड़े अंतराल में बदलता रहा। यह युद्ध नए प्रकार का थल युद्ध बना और मानव संचालित हथियार से अग्नि शक्ति का परिवर्तन, जिसमें तोपखाना और गोला दागने की क्षमता शामिल थी। इसके बाद युद्ध और भी अधिक आक्रामक और खतरनाक हो गए।
ठीक, 30 वर्षीय युद्ध का अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम था रोमन पवित्र साम्राज्य का विघटन, और साम्राज्य के विघटन का सीधा नतीजा हुआ कि जर्मनी के बड़े राज्यों का पुनर्गठन होना, जैसे कि पैलेटाइन, बवेरिया और सेक्सोनी तथा ब्रेडनबर्ग। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी जर्मनी का सैन्य शक्ति के रूप में उभरना, जो दक्षिण जर्मनी के परंपरागत शक्ति ऑस्ट्रिया की ताकत को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें स्पेन का ह्रास, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या नुकसान हुआ ये यहाँ पे दिया गया है, छोटा सा पॉइंट, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इटली का ह्रास, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। इटली की अर्थव्यवस्था, जिसमें वहाँ के ऊनी और रेशमी जो कपड़े थे, आबादी का घनत्व, उसका वस्तु उत्पादन, सक्रिय व्यापार और शहरी केंद्रों में आय वितरण में विषमता सब पहले मौजूद थे। 16वीं शताब्दी से ही इस क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता में पतन के चिन्ह नजर आ रहे थे। इटली का पतन जनसांख्यिकी आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ आबादी का संकुचन 17वीं शताब्दी के अंत तक चला। यह प्रवृत्ति सभी जगह एक समान नहीं थी, परंतु कुल तस्वीर जनसांख्यिकी गिरावट की थी। दूसरी ओर सार्डिनिया और जोनोवा जैसे राज्यों में 17वीं सदी के पूर्वार्ध में आबादी बढ़ी थी और जनसांख्यिकीय घटाव के लिए अनेकों कारण जिम्मेदार थे, जैसे कि अकाल, प्लेग, महामारियाँ और अंतर क्षेत्रीय युद्ध। ठीक, इटली के पतन की गुत्थी कई कारणों से स्पेन से अधिक जटिल थी। स्पेन एक विशाल राजनीतिक साम्राज्य था जिसके सम्राट के अधीन निश्चित सीमा थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अगले यूनिट में। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा यूनिट सेकेंड। ठीक है, यूनिट सेकेंड यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार और वाणिज्यवाद। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया गया क्योंकि उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इसलिए। आइए हम देखते हैं यहाँ पे इसमें जो है वाणिज्यवाद, परिभाषा और इसकी विशेषताएं, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। सबसे इसमें यही एक इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इसमें है आपका बागान अर्थव्यवस्था। ठीक है, आइए बहुत तेज़ी के साथ हम सिर्फ अब इसी पे ध्यान देंगे। ठीक है, आइए वाणिज्यवाद, परिभाषा और विशेषताएं। देखिए, यूरोप के विस्तार और वाणिज्यवाद के बीच एक संबंध था, यानी कि एक रिलेशन था। ठीक है, यदि हम आर्थिक विचार के इतिहास को देखें तो किसी समय के आर्थिक विचारों और नीतियों के बीच समानताओं को रेखांकित करना संभव है। जिस तरह विभिन्न राज्यों में नीतियों के बीच कुछ अंतर थे, लेकिन कुछ समानताएं भी थी जो हमें उन नीतियों को वाणिज्यवादी के रूप में चिन्हित करने और एक निश्चित विचार से जोड़कर देखने की अनुमति देती है। इसलिए नीतियों के जोर और वकालत में अंतर के बावजूद भी अध्ययन के तहत अवधि के आर्थिक विचारों में कुछ समानताएं हैं जो हमें उन विचारों को वाणिज्यवाद के रूप में चिन्हित करने की अनुमति देती है। ठीक है, पूंजीवाद को आवश्यकता थी कि यह जो उत्पादन करता था उसे वस्तुओं में बदल दिया जाए, अर्थात यानी कि ऐसे उत्पाद जो यहाँ तक कि श्रम को भी जिन्हें बाजार में बेचा जा सकता था, ताकि उत्पाद को इसके पतन की लागत से अधिक कीमत पर बेचा जा सके। इसके लिए उत्पादन की प्रणाली और उत्पादन प्रक्रिया के संगठन में बदलाव की आवश्यकता थी, यानी कि ज़रूरत थी। यह अचानक नहीं हुआ था, यह एक क्रमिक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जैसा कि अब हम देख सकते हैं। हालांकि इतिहास में उस समय परिवर्तन की गति पहले की तुलना में तेज थी। देख रहे हैं कितना आसान लैंग्वेज में दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे वाणिज्यवादी विचार। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया वहाँ पे उसकी परिभाषाएं और उसकी जो विशेषताएं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका विचार आप देख लीजिएगा, लेकिन हालांकि इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यवादी नीतियाँ और व्यापार की प्रकृति का संगठन में परिवर्तन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। यूरोपीय देशों में वाणिज्यवाद, देखिए 17वीं शताब्दी मुख्य रूप से डच गणतंत्र, इंग्लैंड और फ्रांस का युग था, और इसमें एम्स्टर्डम अब अच्छी तरह से स्थापित विश्व अर्थव्यवस्था का तंत्रिका केंद्र था। ठीक है, आइए इसमें सबसे पहला जो वाणिज्यवाद के जो है उसमें पहला है डच गणराज्य। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स में आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, 6 नंबर वाले में। ठीक है, देखिए, या 10 नंबर वाले में। 17वीं शताब्दी डच अर्थव्यवस्था के लिए स्वर्णिम युग थी, जो कि मुख्य रूप से इसके व्यापार में श्रेष्ठता पर आधारित थी, और एम्स
एम्स्टर्डम यूरोप में प्रमुख बंदरगाह था और इसका व्यापारिक बेड़ा 17वीं शताब्दी के दौरान 3 गुना हो गया, जो यूरोप के नौ परिवहन का आधा भाग था। डच ने अपने दायरे के वस्तुओं की यानी कि अपने इलाके की वस्तुओं की एक क्या बनाया, ग्रुप बनाया और राष्ट्रों को ले लिया, जिसमें एम्स्टर्डम से अनाज और मछली और पोलैंड और पूर्वी प्रशा से राई यानी कि लाई जो होता है और गेहूं और स्वीडन में उत्पादित लोहा, नमक, मदिरा और अन्य वस्तुएं और देशों में वेस्ट इंडीज, ब्राज़ील, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया और फ्रांस, स्पेन और भूमध्य सागर क्षेत्र के अलावा पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न यूरोपीय तट शामिल था। क्लियर हो गया। उन्होंने भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया में व्यापारिक कंपनी की बस्तियां भी स्थापित की, खोल दी कंपनियां, और एम्स्टर्डम विनिमय विपत्री, बैंकिंग और साख प्रणाली और एक नहर प्रणाली, जिसने नौकाओं को लगभग व्यापारियों के गोदामों तक पहुंचना संभव बनाया। यहाँ तक क्लियर हो गया। फ्रांस की तुलना में यहाँ सोने चांदी का व्यापार के माध्यम से सोने चांदी की मात्रा में वृद्धि करने की कोई सनक नहीं थी और 17वीं शताब्दी की बढ़ी हुई व्यापारिक गतिविधियों के लिए आवश्यक जहाज निर्माण के तरक्की या विकसित हो रहे वित्तीय संस्थानों की प्रगति के कारण व्यापार की वस्तुओं की मात्रा के संदर्भ में संपदा को मापा जाता था, यानी कि तौला जाता था। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आया है दूसरा इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड में सम्राट और संसद के बीच संघर्ष में संसाधनों पर नियंत्रण भी शामिल था, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका एक हानिकारक प्रभाव नहीं था। वास्तव में इंग्लैंड 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अन्य राष्ट्रों से आगे निकल गया था और वाणिज्यवादी विधान को लागू करने वाले राष्ट्रों में यह प्रथम था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। फ्रांस के बारे में आप ऑलरेडी जानते भी हैं, इंग्लैंड के बारे में भी जानते हैं। छोटे छोटे से पॉइंट हैं, बस इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। फ्रांस के बारे में जो भी आएगा आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अन्य देश में देखिए क्या दिया है, तो स्पेन और पुर्तगाल जो वाणिज्य और सोने चांदी पर नियंत्रण शुरू करने वाले और दक्षिण अमेरिका में ज़मीन पर कब्जा करने वाले सबसे पहले देश थे। इन्होंने उन नीतियों को 17वीं शताब्दी में भी जारी रखा। हालांकि जैसे जैसे 17वीं शताब्दी आगे बढ़ी, वे व्यापार की मात्रा, पैमाने और मूल्य के संदर्भ में वे अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा के पीछे रह गए। क्लियर हो गया। देखिए, यूरोपीय विस्तार की प्रकृति। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें प्रवासन, नई बस्तियाँ और वाणिज्यवाद। ठीक है, बस इसमें कुछ अब इसमें खास नहीं है। बागान अर्थव्यवस्था, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं बहुत तेजी के साथ। देखिए, इन सभी क्षेत्रों में जहां अमेरिका में नए लोग आकर बसे थे या कंपनियों के एजेंट या विश्व के अन्य हिस्सों के व्यापारियों ने प्रत्यक्ष उत्पादन के निवेश किया था, यानी कि वहां पे चले गए थे, तो श्रम की समस्या थी। ठीक है, उनके द्वारा अपने प्रत्यक्ष स्वामित्व या पर्यवेक्षण के आमतौर पर एक फसल के उत्पादन के लिए जो विक्रय यानी कि बेचने के लिए एक वाणिज्य वस्तु थी और बागानों का निर्माण किया गया, और ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में सबसे पहले विकसित हुए और उन बस्ती यानी कि सबसे पहले मतलब विकसित हुआ, आगे बढ़ा, और उन बस्तियों में जिन्हें उपनिवेश के नाम से जाना गया और जिनमें श्रम के अभाव को दास श्रम का उपयोग करके पूरा किया गया था, ये बागान इन उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था की क्या थी, तो ये बुनियाद थे। ठीक है, ये बागान या तो गिरमिटिया श्रम या दास श्रम के माध्यम से चलाए जाते थे। आमतौर पर जहां गिरमिटिया श्रम के माध्यम से महंगा था, वहां दास श्रम द्वारा उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध में दासों को बागानों के इतिहास में काफ़ी पहले शुरू कर दिया गया था। दासता और दासत्व व्यवस्थाएं थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देखिए, दासता और दास श्रम यूरोप के विस्तार और विश्व अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अभिन्न थे। यूरोपीय और अफ्रीकी दोनों व्यापारियों ने इस उद्यम में भागीदारी की, जिसने दासों को वस्तु बना दिया, अर्थात बिक्री की वस्तु। ठीक है, यानी कि गुलामों ने वस्तु बनकर और अपने श्रम की जब्ती के माध्यम से अधिशेष निर्माताओं के रूप में, बागानों में घरेलू श्रम के रूप में और कई अन्य तरीकों से अर्थव्यवस्थाओं के विस्तृत वाणिज्यीकरण में योगदान दिया, और उनके काम परिस्थितियां अमानवीय थी। यह एक ऐसा तथ्य यानी कि यह एक ऐसा सच्चाई है जो सर्वविदित है, लेकिन उनके माध्यम से अर्जित मुनाफे के विशाल पैमाने की जांच और आकलन केवल पिछले कुछ दशकों के शोध द्वारा किया गया है। बैंकिंग और वित्त, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। व्यापारी पूंजी, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब इस यूनिट में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आ चुके हैं यहाँ पे यूनिट 3, धर्म विविधता और असहमति। ठीक है, आइए बहुत तेजी के साथ हम इसमें देखेंगे। एक इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस क्या, तो धर्म सुधार और प्रतिधर्म सुधार।
ठीक है, और दूसरा इंग्लैंड में मूलगामी धर्म सुधार। चलिए ठीक है, हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं धर्म सुधार और प्रतिधर्म सुधार। देखिए, यूरोप में धर्म का विकास संबंधी ग्राफ 16वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापित रूढ़िवादिता के विरुद्ध प्रोटेस्टेंट विद्रोह के कारण बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। सिद्धांतों और दैनिक अनुष्ठानों के स्तरों पर प्रोटेस्टेंट सुधार ने मौलिक परिवर्तन लाने की कोशिश की और अपनी तरफ से कैथोलिकवाद ने इसका उत्तर देने के लिए एक सुधार प्रक्रिया शुरू की जो आंतरिक और अपेक्षाकृत नियंत्रित थी। कैथोलिक शिक्षण की सामग्री यानी कि जो सामान और स्रोतों को स्वयं कैथोलिक धार्मिक नेताओं की पहल पर शुद्ध किए जाने की कोशिश की गई। देखिए, पहला तो प्रोटेस्टेंट सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सबसे बड़ी धार्मिक असहमति को 31 अक्टूबर 1517 को मार्टिन लूथर किंग द्वारा शुरू किया गया था, जब उन्होंने दंड मोचन यानी कि इंडल्जेंसेस की चर्च द्वारा बिक्री के मुद्दे पर सवाल उठाया और जर्मनी के विटेनबर्ग के चर्च की दीवार पर अपने दंड मोचन की सत्ता और प्रभावकारिता पर 95 थीसिस या वाद विवाद चिपका दिए थे। उन्होंने अपने विचारों को त्यागने से इनकार कर दिया और वे रोम के पोप के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक, पोप का हिस्ट्री तो आपने पढ़ा ही होगा। देखिए, लूथर ने राजकुमारों और आम जनता से रोम के पोप के नियंत्रण से मुक्ति अपने प्रयास में समर्थन देने की अपील की और उनसे अपने क्षेत्रों के चर्चों को सुधारने का आह्वान किया, आग्रह किया, विनम्र थे। और उन्होंने मध्य यूरोप में पादरी वर्ग, सामान्य लोगों और राजकुमारों के बीच अपने विचारों के लिए अनेक अनुयायी प्राप्त हुए। क्लियर हो गया। प्रोटेस्टेंट सुधार के भीतर तीसरी सबसे महत्वपूर्ण धारा केल्विनवाद थी, जो 1540 के दशक में उभरी और जीन केल्विन फ्रांस में धर्म सुधार के नेता के रूप में सक्रिय हो गए और बाद में वह अपनी मातृभूमि में उत्पीड़न से बचने के लिए जिनेवा चले गए। और लूथर की तरह केल्विन ने प्रायश्चित के संस्कार की कड़ी आलोचना की। क्लियर हो गया। अब देखिए, प्रति सुधार, यहाँ पे एक पॉइंट इसी का निकल करके आया है अपनी सतह, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय महाद्वीप में भिन्न मतावलंबी और गैर अनुरूपतावादी, ठीक है, तो ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का समय चल रहा है, आप ऑलरेडी जानते भी हैं। ठीक है, एक छोटा सा इसमें पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे। गैर अनुरूपतावादी और भिन्न मतावलंबी अनेक संप्रदायों और समूहों में विभाजित थे, लेकिन इन सभी ने मिलकर यूरोपीय आबादी में एक अल्पसंख्यक का गठन किया। फिर भी उन्होंने आधुनिकता की प्रक्रिया पर बहुत प्रभाव डाला और यूरोप में अपनी उत्पत्ति के बावजूद ये भिन्न यानी कि मतावलंबी ईसाई संप्रदाय दुनिया के विभिन्न भागों में प्रभावशाली थे और स्थापित चर्चों के खिलाफ अपने संघर्ष की प्रक्रिया में व्यक्तिगत पसंद वयस्क और बपतिस्मा, एक चर्च की स्वैच्छिक सदस्यता और पारस्परिक दायित्व, लोकतांत्रिक निर्णय लेना और बहुलतावाद इन भिन्न मतावलंबियों द्वारा विकसित किए गए महत्वपूर्ण गुण थे। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसमें। इंग्लैंड में मूलगामी धर्म सुधार, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, इंग्लैंड में 1534 में पोप क्लेमेंट 7 द्वारा इंग्लैंड ने हेनरी 8 को अपनी पत्नी के तलाक देने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद वह रोम के कैथोलिक चर्च से अलग हो गए और उन्होंने इंग्लैंड में एक अलग चर्च की स्थापना की बुनियाद डाली और चर्च ऑफ इंग्लैंड ने लूथरवादी सिद्धांत का पालन किया, लेकिन व्यवहार में यह यूरोपीय महाद्वीप के सुधार किए गए चर्चों की तुलना में काफ़ी रूढ़िवादी था। यह मतांतर के प्रति बहुत कठोर था और 1530 के दशक के दौरान कई दर्जन लोगों को आग में जला दिया गया। ठीक, 17वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड सुधारवादी प्रकार के विभिन्न आत्मविषयक विचारों के केंद्र के रूप में उभरा। 1603 में सभी अंग्रेज पुरुष और स्त्रियों को राज्य चर्च का सदस्य माना जाता था, जिससे भिन्न मत रखना और एक दंडनीय अपराध था। क्लियर। एंग्लिकन चर्च के सिद्धांत और प्रथाओं को प्यूरिटन यानी कि ईसाई धर्म का एक पंथ होता है, ठीक है, उसने चुनौती दी थी, जो कैल्विनवाद से प्रभावित थे और विशेष रूप से इसके व्यक्तिगत पूर्व निर्धारण वाद के सिद्धांत से। क्लियर।
देखिए 1570 के दशक में कई प्यूरिटनों ने इंग्लैंड के चर्च से पृथक होने को प्रोत्साहित किया और अनेक स्थानों में अपनी स्वतंत्र धार्मिक सभाएं स्थापित की। क्लियर हो गया। देखिए कुल मिलाकर हम बात करें तो प्यूरिटनवाद को इंग्लैंड ने राज्य चर्च के भीतर सुधार और नवीनीकरण के आंदोलन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। और प्यूरिटनस ने बाइबल आधारित पुण्यशीलता में अधिक विश्वास और मौलिक ईसाई धर्म की ओर वापसी में यकीन किया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत बड़ा दिया है लेकिन आपको इसमें उतना लिखना नहीं है, बस अपने हिसाब से लिख देना है। अगर 400 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 400 वर्ड में अगर आंसर देना है तो 4 पेज में आप लिख दीजिएगा। मिनिमम अगर आप लिखिएगा तो 3 पेज से कम आप मत लिखिएगा, ठीक है। चलिए धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है। देखिए प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार यूरोप के राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक स्थिति को गंभीरता से प्रभावित करने वाली एक बहुत व्यापक घटना थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जहां यूरोप आमतौर पर एक समरूप धार्मिक तस्वीर पेश करता है, वहीं 1600 तक यह न केवल कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच विभाजित था बल्कि विभिन्न संप्रदायों के बीच भी विभाजित था, जिनमें प्रत्येक दूसरे से अपनी स्वतंत्रता का दावा पेश करने की कोशिश कर रहा था। क्लियर हो गया। देखिए इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान और उसके तुरंत बाद क्रिस्टोफर हिल के अनुसार न्यू मॉडल आर्मी लंदन और लेओ लर्स और मूलगामी डिवाइन्स के प्रतिनिधि सभी उस युग के लिए आश्चर्यजनक सहिष्णुता के स्तर को दिखाते हैं। यूरोप में काफ़ी संख्या में धार्मिक संघर्ष हुए जिससे जीवन को बहुत हानि हुई, नुकसान हुआ, लेकिन 17वीं शताब्दी के मध्य तक आमतौर पर यह मान लिया था कि सहिष्णुता सभ्य अस्तित्व का सबसे बेहतर तरीका है और इसमें धर्मनिरपेक्षीकरण के रूप में इन संप्रदायों के राज्य से एक सख्त पृथक्करण का प्रारूप खोजना भी संभव है। क्लियर हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था। आइए हम यहाँ आ गए यूनिट 4 में 17वीं शताब्दी की यूरोप में बौद्धिक धारणाएं। सबसे पहला इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें कौन सा तो देखिए संशयवाद और तर्कवाद। ये हम तर्कवाद तो हम लोगों ने पहले भी जान लिया है, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट में अनुभववाद और राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत को हम लोगों ने पढ़ लिया है। 2 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बौद्धिक पृष्ठभूमि को हम लोगों ने ऊपर तो देखा ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए। पुनर्जागरण, धर्म सुधार और आधुनिक विज्ञान के उदय ने 17वीं शताब्दी की यूरोप में एक सशक्त और व्यापक बौद्धिक संस्कृति के उद्भव के लिए बौद्धिक पृष्ठभूमि प्रदान की। ठीक है, पुनर्जागरण एक बौद्धिक आंदोलन था जो इटली में 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ और वहां से यह यूरोप के लगभग सभी क्षेत्रों में फैल गया और यह 2 शताब्दियों के अधिक विभिन्न रूपों में जारी रहा, जिसने यूरोप की बौद्धिक संस्कृति में भारी बदलावों को जन्म दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और महत्वपूर्ण विकास, हालांकि यह धार्मिक क्षेत्र में था, धर्म सुधार था, जिसने कैथोलिक चर्च द्वारा स्थापित धार्मिक सोच और संस्कृति को दोबारा दिशा दी। मार्टिन लूथर ने मूल रूप से कैथोलिक चर्च के विचारों और अभ्यासों पर सवाल उठाए और मूल ईसाई सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करने के लिए इसकी आलोचना भी की। ठीक है, यहाँ पे आ गया है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, संशयवाद। ठीक है, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट हैं, उन सबको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। अगर इसको और ज़्यादा समझना है आपको तो इसके लिए अलग क्लास लेना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा आपको समझने में। ठीक है, और पूरे डिटेल्स में अगर समझिएगा तो कम से कम मतलब थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे संशयवाद 17वीं शताब्दी की शुरुआत पारंपरिक रूप से प्राप्त प्रज्ञान के प्रति संदेह की गहरी भावना से हुई थी। ठीक है, अगर मोटे तौर पर न केवल धार्मिक यानी कि मध्यकालीन चिंतन पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन बल्कि पुनर्जागरण द्वारा प्राचीनों के महिमा मंडन पर भी प्रश्न उठाए गए थे। ठीक है, एक सामान्य अर्थ में संदेहवाद का अर्थ संदेह या अविश्वास है। ठीक है, संदेह नहीं होता है जैसे शक। ठीक है, जो हमारे पारस्परिक विचार विमर्श में प्रकट होता है। हालांकि
विचार की एक प्रणाली के रूप में यह विश्व की किसी भी संगठित समझ के प्रति अनिश्चितता, संदेह और अविश्वास की एक व्यवस्थित अभिव्यक्ति को दर्शाता है। और संशयवाद को आमतौर पर एक दृष्टिकोण के रूप में समझा जाता है जो कि उस हठ धार्मिकता का विरोध करता है जो वास्तविकता को पूरी तरह से जानने और स्पष्ट करने के दावे के साथ एक निश्चित मत का अनुसरण करता है। संदेहवाद के तत्व सभी दार्शनिक प्रणालियों में पाए जा सकते हैं क्योंकि वे पूर्ववर्ती या प्रतिद्वंदी दर्शन की वैधता पर संदेह करते हैं। ठीक, देखिए ऐतिहासिक रूप से संशयवाद को प्राचीन यूनानी दर्शन से उत्पन्न कहा जा सकता है। सुकरात और बाद में पीरोहो ऑफ एलिस को संशयवाद के दो अलग अलग संस्करणों अकादमिक संशयवाद और पीरोहोनिज्म के संस्थापकों के रूप में सुकरात ने केवल सवाल पूछे और मौजूदा विचारों और मान्यताओं पर सवाल उठाए। देखिए पीरोहोनिज्म का व्यवस्थित रूप से सेक्सटस एम्परिक्स की रचनाओं से पता लगाया जा सकता है और उनकी पुस्तकें जैसे कि आउटलाइन ऑफ पीरोहोनिज्म, अगेंस्ट द डॉगमेटिस्ट्स और अगेंस्ट द मैथमेटिशियन ने इसके बाद के विकास के लिए स्वनिर्धारित किया। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तर्कवाद। देखिए तर्कवाद तो आप ऑलरेडी जानते भी हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। तर्कवाद को आमतौर पर सोचने की पद्धति के रूप में माना जाता है। मतलब तर्कवाद यानी कि सोचने की, ठीक है, और जो इस बात पर बल देता है कि शुद्ध तर्क हमारे ज्ञान के एक स्रोत के रूप में हमारे ठोस अनुभवों पर प्रतिबंधित हुए बिना काम कर सकता है। तर्कवाद मानव संज्ञानात्मक शक्तियों की कल्पना करता है जो शुद्ध प्रज्ञा, इंद्रियों और कल्पना के रूप में प्रतिष्ठित की जा सकती है। शुद्ध प्रज्ञा वह शक्ति थी जिसने मानव को ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाया। तर्कवाद को इस तरह के दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि वास्तविकता की प्रकृति के बारे में ज्ञान पुष्ट आधार पर प्राप्त सत्य कल्पना और इंद्रियों से स्वतंत्र संचालित शुद्ध प्रज्ञा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए देकार्त को व्यापक रूप से प्रथम आधुनिक दार्शनिक के साथ साथ दार्शनिक आदर्शवाद के सृजक के रूप में माना जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देकार्त का दर्शन भौतिकवादी है क्योंकि यह सभी घटनाक्रम को गतिमय पदार्थ के संदर्भ में समझाने का प्रयास करता है। उन्होंने सोचा कि मानव शरीर सहित सभी वस्तुएं अदृश्य रूप से छोटे कणों से बनी थी। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं, विभिन्न तरीकों से जोड़ी गई और व्यवस्थित की गई थी। इन्हीं कणों के बीच गति और फलस्वरूप पुनः व्यवस्था के कारण प्रकृति और समाज में सभी परिवर्तन हुए। देकार्त के अनुसार सभी वस्तुओं में दो गुण होते हैं। पहला विस्तार यानी कि जिसका अर्थ उनकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई के आयाम, और दूसरा गति। क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें देखिए, इसके अलावा दुनिया को कम करके दो आवश्यक पदार्थ जैसे कि बुद्धि या सोचने वाला पदार्थ या पदार्थ या विस्तारित पदार्थ के रूप में देखा जा सकता है। देकार्त ने यंत्रवादी दर्शन पर विश्वास किया जिसने प्रकृति और ईश्वर के बीच एक द्वैतवाद का प्रस्ताव रखा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट था अनुभववाद, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देकार्त और उसके उत्तराधिकारियों के व्यावहारिक तर्कवादी दर्शन को अनुभववादी और प्रयोगात्मक दर्शन के त्रिव चुनौती मिली जो विशेष रूप से 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में केंद्रित था। यूरोप में तर्कवाद और अनुभववाद के मध्य एक परंपरागत पृथक्कन था, जबकि तर्कवाद ज़्यादातर फ्रांस में पनपा और अनुभववाद ने अपनी जड़ें मुख्यतः ब्रिटेन में जमाई। अनुभववाद अपने मूल रूप में दावा करता है कि विश्व के बारे में सभी ज्ञान इंद्रिय संवेदनाओं से प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में 5 इंद्रिय अंगों के माध्यम से हमारे आसपास के हमारे अनुभव ज्ञान के सभी रूपों के लिए आधार बनाते हैं। क्लियर हो गया। फ्रांसिस बेकन, इसको थोड़ा सा आप छोटा सा पॉइंट है, ये आप देखिए पियरे और गासंडी, इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर देख लिया। लॉक, ठीक है,
देखिए, जॉन लॉक को आमतौर पर आधुनिक समय में पहला महत्वपूर्ण अनुभववादी दार्शनिक माना जाता है। वह सबसे महान दार्शनिक में से एक थे और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छे में से एक थे, और उनके समय के दौरान समाज और ब्रह्मांड के बारे में, हमारे ज्ञान की वैधता के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता था। ठीक है, लॉक के निबंध ऐसे कॉन्सिग्न ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को अनुभववाद का एक मौलिक पाठ माना जाता है, जिसने मानव ज्ञान के निर्माण में इंद्रिय अनुभव और अंतर्ज्ञान की भूमिका के पक्ष में तर्क दिया। उनके अनुसार यह अनुभव था कि जिस पर हमारे सभी ज्ञान आधारित हैं और जिससे यह अंततः प्राप्त होता है। लॉक ने स्वीकार किया कि ज्ञान के सभी स्तरों को सीधे अनुभव के से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। राजनीतिक सिद्धांत हम लोग ऑलरेडी इसको जानते हैं। देखिए, 17वीं शताब्दी के दौरान राज्य और समाज के नए सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए थे, जो पहले के सिद्धांतों से काफ़ी अलग थे, और पूरे यूरोप में कई दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, जिन्होंने ऐसे राजनीतिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ राजनीतिक सिद्धांतकारों के कुछ यहाँ पे देखिए दिया गया कि हॉब्स और लॉक की चर्चा यहाँ पे दिया गया है। तो हम लॉक की चर्चा तो हम जॉन लॉक की चर्चा ऊपर कर चुके हैं। थॉमस हॉब्स की थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। थॉमस हॉब डी सिव एलिमेंट्स ऑफ द लॉ लेवियाथन के प्रकाशन से प्रसिद्ध हुए। उन्हें एक कट्टर राजनीतिक यथार्थवादी माना जाता है। वह मनुष्य के बारे में नैतिकतावादियों से अलग थे, क्योंकि उनके अनुसार मनुष्य मूल रूप से हिंसा और चोरी के लिए प्रवृत्त थे, और उनका सबसे प्रसिद्ध तर्क यह है कि मानव प्रकृति की स्थिति को सामाजिक संगठन के एक विकसित रूप में स्थानांतरित हो गए, जिससे नागरिकों पर सर्वोच्च शक्ति के साथ एक संप्रभु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रकृति की स्थिति एक आदिम स्थिति थी, जहाँ जीवन एकांत, निर्धन, गंदा, क्रूर और छोटा था। ठीक है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि राज्य अच्छा था। वास्तव में हॉब्स का सोचना था कि सभी सरकारें खराब थी। संप्रभु भी अधिक से अधिक शक्ति की तलाश करेंगे, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने व्यक्तिगत स्वार्थ का अनुसरण किया और अपने लिए शक्ति तलाशी। इसलिए एक व्यक्ति का शासन बड़ी संख्या में लोगों के शासन से बेहतर था। चलिए, हम जॉन लॉक के बारे में ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इस यूनिट में यहीं पे ख़त्म होता है। हम यहाँ पे आ गए हैं आप यूनिट 5 में, कला, संस्कृति और समाज। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट जो दिए गए हैं, इसमें है ऐतिहासिक संदर्भ में और विविधता की परिस्थितियाँ। ठीक है, और दूसरा संस्कृति के पहलू। ठीक है, और बाकी इसमें दिया गया है कलात्मक शैलियाँ हैं। छोटे छोटे से ये पॉइंट है। आइए हम बहुत तेज़ी के साथ इसको भी देखते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ और विविधता की परिस्थितियाँ। ठीक है, देखिए 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान कला और संस्कृति के विकास यूरोप में पुनर्जागरण काल के सांस्कृतिक कला रूपों और इस अवधि के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों से उत्पन्न हुए थे। इंग्लैंड में क्रांति और गृह युद्ध के विक्षोभ और प्रतिवादों की समाप्ति पुनर्स्थापना के साथ हुई, और इस कुछ चीज़ों को बहाल किया और कुछ अन्य को प्रतिस्थापित किया या बदल दिया। ठीक है, इससे एक नई अस्थायी व्यवस्था निर्मित हुई, जिसमें संसद सत्ता का मुख्य केंद्र बनी और एक प्रबल नई कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग नियंत्रण की स्थिति में आया। ठीक है, इसका प्रतिबिंब इस अवधि के साहित्य में देखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो शेक्सपियर और भीमाकार की तरह इसकी पहचान बनते हैं। ठीक है, फ्रांस में निरंकुशतावाद की विजय हुई और लुई 14वें और लुई 15वें की दरबारी संस्कृति के तहत और उनकी वाणिज्यवादी नीतियों ने ऐसी निर्णायक परिस्थितियां तैयार की, जिनके तहत कलाकारों ने काम किया और वे अस्तित्व में रहे। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें यह सब देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शासक वर्गों और शिक्षित की संस्कृति और सोच में तथा मुख्य रूप से ग्रामीण लोकप्रिय संस्कृति में भारी अंतर था। यह अंतर इंग्लैंड में सबसे कम था और रूसी साम्राज्य के कुछ भागों में सबसे ज़्यादा। इस अवधि की शुरुआत से लेकर के फ्रांसीसी क्रांति के एक दशक पहले तक सांस्कृतिक उत्पादन की विषय वस्तु और नई शैलियों का विकास इसको चिन्हित करता है, जैसा कि राजनीति और सामान्य रूप से समाज में परिवर्तन को भी। ठीक है, दरबारी समाज और पूंजीपति वर्ग। ठीक है, संस्कृति पहलू यहाँ पे दिया गया। दृश्य कलाएं
यानी कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कलात्मक शैलियाँ, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इस लंबी अवधि में 17वीं सदी के मध्य में 18वीं शताब्दी के मध्य तक कई कलात्मक शैलियाँ थीं जो विभिन्न दृश्य कलाओं में परिलक्षित हुई। ठीक है, जैसा कि अर्नोल्ड हाउसर हमें बताते हैं कि रीतिवाद यानी कि मैनरिज्म संकट की एक कलात्मक अभिव्यक्ति है जो 16वीं शताब्दी में पूरे पश्चिम यूरोप को हिलाता है। इटली के आक्रमणों के बाद जिनके प्रभाव 17वीं शताब्दी तक महसूस किए जाते रहे, पुनर्जागरण कला रूपांतरित हो गई और पुनर्जागरण के कलाकारों के जीवन के आखिरी दौर के कलाकारों में यह संकट झलकता है। अगर बात करें हम एग्जाम्पल के तौर पर तो माइकल एंजेलो और राफेल की कृतियों में। ठीक है, इसके बाद विशेष रूप से 17वीं शताब्दी के दरबारों के संरक्षण में दरबारी ब्रॉक शैली आई और रेकोको शैली ब्रॉक से ही विकसित हुई और इसने डिज़ाइन के तत्वों को और अधिक सुसंपन्न बनाया और विशेष रूप से अत्यधिक सजावट और आंतरिक भागों के अलंकरण पर बल देकर सूखे रंगों का प्रयोग करके विषम प्रारूपों की तरफ दोबारा वापसी हुई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए स्थापत्य कला यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चित्रकला के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, बस इसमें संगीत के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, एक इसमें पॉइंट है जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये तो साहित्य है, लिटरेचर, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। चलिए सामाजिक जीवन और विश्राम, देखिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन को उस समय की भौतिक परिस्थितियों ने आकार प्रदान किया, यानी कि दिया। आमतौर पर लोगों के घरों में अधिक घरेलू सामान होते थे, हालांकि केवल वास्तविक अभिजात्य वर्ग का ही बड़े घरों और बड़े स्थानों के साथ, जिसे हम उपभोक्ता संस्कृति कह सकते हैं, जिससे परिचय हुआ था और संस्कृति और अवकाश के लिए संसाधन इसी वर्ग से आए और मनोरंजन उस समय के फैशन और उत्सव अभिजात्य वर्ग से यूरोप भर में भूसंपत्तिवान वर्ग और पूंजीपति वर्ग से संबंधित थे। क्लियर हो गया। लोकप्रिय संस्कृति, ठीक है, लोकप्रिय संस्कृति देखिए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, बस लास्ट ये पॉइंट है इस यूनिट का। 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकप्रिय संस्कृति एक अर्थ में कुलीन और शिक्षित लोगों की विशेषाधिकार वाली दुनिया से दूर थी। इसका एक बड़ा घटक किसान संस्कृति, इसकी गीत कहानियाँ और किसान और उसके कृषि चक्र के आसपास केंद्रित लोक साहित्य था। जैसा रूडे बताते हैं कि इसमें कुछ परंपरागत था और किसी दृष्टि से 18वीं शताब्दी के लिए विलक्षण नहीं था। हालांकि शताब्दियों से यह किसान जीवन और उसकी निरंतरता पर आधारित था और इसने किसानों की लोकप्रिय संस्कृति को विविध क्षेत्रीय और एक हद तक स्वायत्त बना दिया था। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण और लोकप्रिय त्यौहार में उदाहरण के लिए कार्निवाल, संतों के भोज और अपने अपने क्षेत्रों में मई दिवस के उत्सवों में कुलीन वर्गों की भागीदारी के परिणामस्वरूप परिवर्तनों के अधीन थी। ठीक है, समय बिताने के तरीकों में साक्षरता और पढ़ना एक महत्वपूर्ण कारक था और घुड़दौड़ और मधुशालाओं में चर्चा और गांव के चौक पर समय बिताना समय व्यतीत करने और मनोरंजन के नए तत्व थे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इस यूनिट में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 6 में। आगे यहाँ पे यूनिट 6 में इंग्लैंड की क्रांति। ठीक है, आइए देखते हैं जो इस यूनिट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तेज़ी के साथ देखेंगे। इसमें सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट इसमें है कि इंग्लैंड की क्रांति के मुख्य मुद्दे, और दूसरा इसमें ये है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए जो पुनर्स्थापना और गौरव शांति क्रांति। ठीक है, ये बहुत तेज़ी के साथ इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें एक अवलोकन दिया गया है, कहा गया है इसमें कि 1642 और 1660 के बीच अवधि जिसकी विशेषता इंग्लैंड में सशस्त्र टकराव और राजनीतिक उथल पुथल थी, जिसको इस उथल पुथल और टकराव का वर्णन करने के लिए विभिन्न इतिहासकारों द्वारा बताई गई विशेषताओं के आधार पर इंग्लैंड की क्रांति या गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन घटनाओं में राजा और संसद के बीच टकरावों की एक श्रृंखला शामिल थी। ठीक, जिसके दौरान के मुख्य बिंदु किंग चार्ल्स फर्स्ट के मुकदमे की सुनवाई और उनको प्राणदंड, कुछ वर्षों के लिए इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ की स्थापना और ओलिवर क्रॉमवेल का उत्थान था, जो विशिष्ट सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग एक तानाशाह बन गए।
ठीक है। इंग्लैंड की क्रांति राजा और संसद के बीच इस बात को लेकर के टकराव के रूप में शुरू हुई कि वास्तविक राजनीतिक सत्ता किसके पास थी। ठीक है, इसी के लिए इंग्लैंड की जो क्रांति हुई वो राजा और संसद के बीच में हुई थी। संसद की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी के दौरान हेनरी फर्स्ट द्वारा बनाई गई एक परिषद में हुई थी, लेकिन इसे केवल 13वीं शताब्दी में संसद के नाम से जाना जाने लगा था और इस पर उच्च कुलीन वर्ग और चर्च के अधिकारियों का वर्चस्व था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ इसमें कि 17वीं शताब्दी में स्टुअर्ट्स के समय तक इन विकासों ने भूमि को विनिमय अर्थव्यवस्था का अभियान अंग बनाने का योगदान दिया, यानी कि भूमि और भूमि के उत्पादों में बाजार का विकास हुआ। ठीक है, और चर्च की भूमि जब्ती और बिक्री ने भूमि बाजार में योगदान दिया। ठीक है, धर्म भी एक विभाजन करने वाला कारक बन गया उस समय वहाँ पे, और कुछ कारणों से जिनकी हम जांच पड़ताल करेंगे, अधिकांश कैथोलिक और उनके रूढ़िवादी प्रोटेस्टेंट राजा का समर्थन करते रहे, जबकि प्यूरिटन कहे जाने वाले लोगों ने संसद का पक्ष लिया और स्कॉटलैंड और आयरलैंड के क्षेत्रों में राजतंत्र के हितों में दांव पर लगे होने वाले मतलब था कि टकराव न केवल इंग्लैंड के भीतर पनपा बल्कि उन सभी क्षेत्रों में भी जहां इसका शासन था और जिनमें स्टुअर्ट्स राजतंत्र ने अपने हितों का दावा किया था, और इसमें स्कॉटलैंड और आयरलैंड शामिल थे। ठीक है, इंग्लैंड की क्रांति के मुख्य मुद्दे कौन कौन से थे, तो देखिए यहाँ पे जो है प्रमुख मुद्दों की बात इसमें कही गई है, और जो समाज और ब्रिटिश राजनीति में इस बहुआयामी टकराव से उभरते हैं। ठीक है, देखिए ट्यूडर राजतंत्र ने सामाजिक शक्तियों के एक प्रकार में संतुलन को प्राप्त कर लिया था, जिसकी झलक इसकी राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई भी पड़ती थी। इसलिए इंग्लैंड में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव निरंकुश राज्य के उदय का पर्यायवाची था, जिसमें कुलीन वर्ग जिसने शासक वर्गों का निर्माण किया और की कुछ हद तक सहमति और अनुमोदन भी शामिल था। ठीक है, नौकरशाही को हासिल करने की शुरुआत ही कर रहा था और सामंती कुलीन वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया था। ठीक है, फ्रांस में सामंती भूसंपत्तिवान अभिजात्य वर्ग के लिए असली चुनौती 18वीं शताब्दी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ आई, और इससे पहले व्यापार और वाणिज्य की अध्यक्षता करने वाली मध्यम वर्ग के विकास, भूमि की प्रथम बंदी और पूंजीवादी विशेषताओं के उद्भव की अध्यक्षता करने वाले निरंकुश राजतंत्र में सामंती भूसंपत्तिवान अभिजात्य वर्ग के हितों को संरक्षण देना जारी कर दिया। ठीक है, संसद राजनीति के क्षेत्र में इन परिवर्तनों का वाहन या साधन बन गई, जबकि राजतंत्र अब 16वीं शताब्दी की राजनीतिक व्यवस्था में मजबूत स्थिति वाले लोगों पर निर्भर हो गई थी। इंग्लैंड की क्रांति इसलिए 17वीं शताब्दी के मध्य में स्टुअर्ट्स के शासन के दौरान हुई, और यह इंग्लैंड के ग्रामीण समाज की संरचना में हुई परिवर्तन का एक नतीजा थी। इस समय की अस्थिर लेकिन नाजुक दौर के सामाजिक और राजनीतिक विकास में निहित समझौते और अंतर विरोधों में इसका जन्म हुआ। दूसरी ओर इंग्लैंड की क्रांति के बाद गौरवशाली क्रांति के नाम से जाने जाने वाली एक पुनर्स्थापना हुई थी, जिससे इंग्लैंड के लिए इस नामकरण के सवाल को और अधिक जटिल बना दिया है, और विशेष रूप से राजा और संसद दोनों ही 20वीं सदी के दौरान ब्रिटिश इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, और राजतंत्र और संसद के बीच टकराव विभिन्न रूपों में जारी रहा, जो शासक वर्गों के भीतर संस्था के अंतर्गत शक्ति संतुलन बदलाव के साथ साथ ही शासक वर्गों की शक्ति के परीक्षण के रूप में समायोजन का प्रतिनिधित्व करता है। राजा और संसद के बीच टकराव हुआ था। कहा जाता है कि इंग्लैंड की क्रांति को चार्ल्स प्रथम ने उकसाया था, जब अगस्त 1642 में उन्होंने संसद के माध्यम से यह कदम उठाए बिना स्कॉटलैंड में विद्रोह से निपटने के लिए एक सेना जुटाने का फैसला किया था, और संसद के अनेक सदस्यों ने इसमें ऐसा कदम देखा जिससे राजा ने निरंकुश शासन के खिलाफ उनके संघर्ष में ब्रिटिश समाज द्वारा मुश्किल से जीते और विशेष अधिकारों को हड़प लिया। देखिए इसमें इतना आसान लैंग्वेज, अब इससे आसान लैंग्वेज क्या देखेंगे आप। ठीक है, देखिए इसमें राजतंत्र और संसद के बीच टकराव के बीज जो होता है वो हालांकि जेम्स के शासनकाल के दौरान पहले बोए जा चुके थे, यानी कि उनके द्वारा उकसाया जा चुका था, क्योंकि ट्यूडर शासकों ने संसद से जो सहयोग प्राप्त किया था वे व्यवस्थित रूप से समाप्त हो रहे थे। जेम्स फर्स्ट राजा के दिव्य अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उसी के अनुसार शासन चलाना चाहते थे। अपने शासनकाल के दौरान चार्ल्स I के बाद सत्तारूढ़ हुए
और 4 साल में 3 बार संसद का सत्र बुलाया, लेकिन प्रत्येक बार जब वित्त के मामले पर ठनी तो इसे भंग कर दिया। यह उनके शासनकाल के और इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि संसद ने राजा के विशेष अधिकारों को विनियमित करने और संसद के लिए शक्तियों के रूप में पर्याप्त रियायतें देने की मांग की। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो इसमें इम्पोर्टेंट था उसको हमने लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे एक है ओलिवर क्रोमवेल और गणराज्य, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। पुनर्स्थापना और गौरवशाली क्रांति, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, यदि कॉमनवेल्थ संसद के साथ स्थायित्व और सहयोग बनाने में असफल रहा तो गृह युद्ध की आधिकारिक समाप्ति के बावजूद कॉमनवेल्थ के बाद राजतंत्र की पुनर्स्थापना भी इसमें कामयाब नहीं रही। कामयाब नहीं रही। राज्य व्यवस्था में अंतर्विरोध इस तथ्य से निहित था कि एक राजतंत्र को अब एक विजयी संसद द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था, और इसका नतीजा यह हुआ कि राजतंत्र के पक्षधर और सर्वोच्च सत्ता के रूप में संसद का पक्ष लेने वाले दोनों को अपनी लड़ाई और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से हल करने की बजाय संसद में अपनी लड़ाई आगे बढ़ानी थी। जो लोग दरबार के पक्षधर थे, अदालत की नियुक्तियों और पदों पर आश्रित थे और उपाधि वाले कुलीन वर्ग से संबंधित थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। 1670 के दशक तक टोरी और व्हिग संसद के भीतर अच्छी तरह से परिभाषित राजनीतिक समूह थे, और 1679 में व्हिग्स ने हैबियस कॉर्पस अधिनियम को पारित करवाया, जिसने निजी संपत्ति के अधिकारों और संरक्षण को असंस्थागत बना दिया और अभियुक्तों के लिए मुकदमे सजा और कानूनी अधिकारों की प्रक्रिया निर्धारित कर दी, ताकि राजा की मनमानी शक्ति से सुरक्षा मिल सके। वर्ग की दृष्टि से इसने भूसंपत्तिवान अभिजात्य वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित किया, जो पूरी 18वीं शताब्दी में बना रहा। धार्मिक टकराव और राजनीति, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक प्रवृत्तियाँ यहाँ पे दिया गया है। देखिए, इंग्लैंड की क्रांति से जुड़ी बौद्धिक परंपराएं समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जो कि राजतंत्रवादी, रूढ़िवादी से लेकर के प्रारंभिक काल्पनिक समाजवादी एक है, और पुनर्जागरण, धर्म सुधार, धर्म सुधार और ब्रह्मांड से संबंधित नए आविष्कारों और वैज्ञानिक खोजों और इसमें पृथ्वी के स्थान से जुड़े विचार एक समृद्ध विरासत को सामने लाए, जिनका इंग्लैंड की क्रांति के दौरान विभिन्न समूहों द्वारा किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व किया गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्रांति और गृह युद्ध के प्रश्न यहाँ पे दिया गया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आधुनिक विज्ञान, ठीक है, आधुनिक यानी कि मॉडर्न विज्ञान, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें आधुनिक विज्ञान और ज्ञान प्रणाली की प्रकृति, और इसमें एक इम्पोर्टेंट दिया गया है महिलाएं और आधुनिक विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए बहुत तेज़ी के साथ हम लोग इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान और ज्ञान प्रणाली की प्रकृति मतलब क्या दिया है इसमें। आधुनिक विज्ञान यह समझने और समझाने का प्रयास करता है कि प्रकृति कैसे काम करती है और चीज़ें हमें वैसी क्यों दिखती है जैसी वे मौजूद है, ठीक है। यहाँ प्रकृति का तात्पर्य अनुभविक और अनुभवजन्य ज्ञान से है, जिसका पता हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या ऐसे उपकरणों के द्वारा जो हमारी ज्ञानेंद्रियों का विस्तार है और लगा सकते हैं। इसमें ऐसी व्याख्याएं शामिल हैं जो सतर्कतापूर्वक और सटीक हो तथा जिनसे आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सके। वैज्ञानिक ज्ञान चूँकि प्राकृतिक विश्व का ही अध्ययन करता है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक सीमित ही होता है, और यह स्वाभाविक रूप से अलग अलग हद तक अनिश्चित होता है, और यह कभी पूर्ण शाश्वत निश्चित अचूक या अस्थायी सत्य का दावा नहीं करता, ठीक है। दुनिया को अपने दिमाग से देखते हैं, आंखों से नहीं। वैज्ञानिक ज्ञान इसलिए आवश्यक रूप से प्रासंगिक और पराश्रित ज्ञान है। यह अनिश्चित होता है, अचूक और निरपेक्ष नहीं। आध्यात्मिक और आत्मविद्या संबंधी ज्ञान की तरह नहीं, प्रतिशत निश्चित और अचूक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट दिया, 17वीं और 18वीं शताब्दी में विज्ञान के विकास में कुछ योगदान, ठीक है। देखिए, खगोल विज्ञान ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, भौतिकी विज्ञान के बारे में भी आप जानते हैं, ठीक है। फिजिक्स ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गैर परिमाणात्मक क्षेत्रों में विकास, ठीक है। विलियम गिलबर्ट ने 1600 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी,
ऑन द मैग्नेट, जो पूरे यूरोप में विद्युत और चुंबकीय घटनाओं पर एक मानक कार्य बन गई। और इसमें गिलबर्ट ने चुंबकत्व और स्थिर विद्युत, ठीक, यानी कि जिसे एम्बर प्रभाव के रूप में जाना जाता है, के बीच विभेद किया, अंतर किया। और उन्होंने चुंबक की ध्रुवीयता की तुलना पृथ्वी की ध्रुवीयता से की और इस सादृश्यता पर अपना संपूर्ण चुंबकीय दर्शन विकसित किया। यहाँ तक विलियम हार्वे एक अंग्रेजी चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे, जिन्होंने पादुआ विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और हार्वे ने अपने शोध को जानवरों के विच्छेदन के द्वारा आगे बढ़ाया था। उन्होंने पहली बार 1616 में कॉलेज ऑफ फिजिशियन में अपने निष्कर्षों का खुलासा किया और 1628 में अपने सिद्धांतों को एक पुस्तक में प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था एन एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ हार्ट एंड द ब्लड इन एनिमल्स। ठीक है, चलिए, रस विद्या के रसायन शास्त्र, ये थोड़ा सा पॉइंट दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया। एक पॉइंट इसमें और है जो कि महिलाएं और आधुनिक विज्ञान। देखिए, यह हम विज्ञान के राज्य द्वारा प्रायोजित अकादमियों में महिलाओं की तलाश करते हैं, तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में उनमें एक भी महिला सदस्य नहीं थी, लेकिन वे वैज्ञानिक क्षेत्रों में पूरी तरह अनुपस्थिति नहीं थी। और हमारा ध्यान एक जर्मन खगोल शास्त्री मारिया विंकेलमान पर जाता है। और विंकेमाल ने अकेली भी नहीं थी। यह अनुमान लगाया गया है कि 18वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में सभी जर्मन खगोलियों में से 14% महिलाएं थी। और 1710 में मारिया विंकेलमान ने बर्लिन एकेडमी में सहायक खगोलविद और कैलेंडर निर्माता के रूप में नियुक्त के लिए याचिका दायर की, जब उनके पति और अकादमी के एक खगोल शास्त्री गॉटफ्राइड किर्च की मृत्यु हो गई तब। ठीक है, हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया है। आइए अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 18वीं शताब्दी में यूरोपीय राजनीति, मतलब यूनिट 8। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट इसमें कि महाद्वीप और साम्राज्य। ठीक है, और दूसरा इसमें पॉइंट है कि जो स्थापित सत्ता को चुनौती और लोकप्रिय चुनौती, इसको हम लोगों ने तो ऊपर देख ही लिया है। यहाँ पे राज्य और चर्च दिया गया है। आइए हम देखते हैं। प्रवृत्तियों के अवलोकन यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। देखिए, पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति और उनके साथ इंग्लैंड की क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के विकास और नए सामाजिक वर्गों के उदय के बावजूद 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के एक बड़े हिस्से में यूरोप अभी भी अधिकतर विशेषाधिकार की दुनिया थी। ठीक है, हालांकि मध्यकाल और प्रारंभिक आधुनिक प्रतिरोधों की तुलना में यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे प्रतिरोध उभर रहे थे जिनके ही कहीं ज़्यादा व्यापक प्रभाव थे। देखिए, राजनीति के क्षेत्र में इसकी अभिव्यक्ति ऐसे राजतंत्रों के शुद्धिकरण के रूप में हुई जिन्होंने दावा किया कि उनकी स्थिति राजनीति से ऊपर थी, लेकिन उन्हें कानून द्वारा शासन की तर्कसंगतता और अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व के सामने सिर झुकाना पड़ा। फिर से राष्ट्रीय राजतंत्रों के शुद्धिकरण के बावजूद सम्राट अभी भी 17वीं और 18वीं शताब्दी के राज्यों की प्राथमिक पहचान बने हुए थे। यहाँ तक कि उत्तराधिकार के युद्ध और वैवाहिक गठबंधन और शाही घरानों के बीच समझौते राष्ट्र राज्य की भौगोलिक सीमाओं को बदल सकते थे, और उन्होंने उन्हें बदला भी, वास्तविक रूप से विशेष राजवंशों द्वारा शासित राज्यों में। एक मध्यवर्ती स्तर पर अधिकांश यूरोपीय राज्यों में, विशेष रूप से पश्चिम यूरोप में, वाणिज्यिक वर्ग महत्व प्राप्त कर रहे थे। उनका हित इस बात में निहित था कि कराधान और विशेष रूप से उच्च सेवाओं में नियुक्तियों को महिलाओं में भूसंपत्तिवान अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों की संपत्ति हो और राष्ट्रीय नीतियों को व्यापार और वाणिज्य के पक्ष में दिशा दी जाए। ठीक है, धर्म अभी भी लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके लोकप्रिय प्रतिरोधों और राजाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में कुछ निहितार्थ थे। ठीक, इस अवधि में विशेष रूप से दूसरे चरण के दौरान यूरोप और शेष विश्व के बीच आर्थिक और वैज्ञानिक विकास का अंतर उभरा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जिस रूप में हम जानते हैं, इस रूप में उन्होंने एक आधुनिक आकार लेना शुरू किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजनीति और राज्य। ठीक है, देखिए, पूरे यूरोप में इस अवधि में राजतंत्रों का एक और अधिक शुद्धिकरण हुआ और उनकी केंद्रीयकृत नौकरशाही शक्तिशाली बनी और सम्राटों को सेनाएं मजबूत हुई, और यह पूरे यूरोप में राजतंत्रों और अभिजातीय वर्ग के बीच टकराव और सामंजस्य का भी मुख्य कारण बन गया, क्योंकि इसका टकराव मुख्य रूप से संसाधनों
पर नियंत्रण और कराधान और विशेषाधिकार के क्षेत्र से था। इंग्लैंड को छोड़कर यह निरपेक्ष राजतंत्रों का काल था। केवल कुछ इतालवी यानी कि इटली वाले राज्य, नीदरलैंड और जर्मन राज्य शक्तिशाली राजशाही के दायरे से बाहर रहे। हालांकि वे अभी अपनी छोटी भौगोलिक इकाइयों में इसी अंदाज में शासन कर रहे थे। पूरे यूरोप में शासन अपने प्रजाजनों के कल्याण या सरोकार के बजाय शक्ति के द्वारा परिलक्षित हुआ। कुछ इतिहासकारों ने इस काल को फ्रांस की शताब्दी कहा। फ्रांसीसी राजतंत्र 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान न केवल यूरोप में राजशाही की संस्था के लिए एक प्रतिमान बन गया, बल्कि फ्रांस में यह उस अवस्था में पहुंच गया जहां लुई 14वां अधिकार पूर्वक यह दावा कर सकते थे कि मैं ही राज्य हूं, और इस दावे को कोई चुनौती भी नहीं दी थी। ठीक, इंग्लैंड में जन्म से उच्चतम अभिजात वर्ग अन्य देशों की तुलना में जनसंख्या के अनुपात में कम संख्या में था, लेकिन कृषि के वाणिज्यकरण के कारण भूसंपत्तिवान अभिजात वर्ग नए कुलीन वर्ग का विस्तार हुआ और यह संसद में अच्छी तरह से स्थापित भी हुआ। ठीक है, इंग्लैंड के लिए 18वीं शताब्दी की राजनीति का अर्थ था साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया में सभी विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के बीच एकता की प्रक्रिया शामिल थी, जिसने राष्ट्रीय कोष को समृद्ध किया और संसद के भीतर सत्ता का उपयोग इन हितों को प्राप्त करने के लिए कैसे किया जाए उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। मध्य और पूर्वी यूरोप में जहां अभिजात वर्ग ने एक लंबी मध्यकालीन अवधि की बजाय देर से शक्ति हासिल की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, महाद्वीप और साम्राज्य, ये आपको पहले ही ऊपर बता दिया गया। राज्य और चर्च, इसके बारे में भी हम लोगों ने ऊपर थोड़ा सा देखा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देखिए। ऐसे समाज में जहाँ बहुसंख्यक लोगों के विश्व दृष्टिकोण को धर्म ही आकार देता था, शासकों ने अपनी व्यक्तिगत धार्मिक अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए लोगों की व्यक्तिगत मान्यताओं के संबंध में कम या ज़्यादा धार्मिक सहीनुता दिखाई। पादरी, नन और भिक्षुओं की संख्या कम नहीं हुई, लेकिन धार्मिक यानी भीख मांगने वालों की संख्या कम नहीं हुई, लेकिन धार्मिक युद्धों का अंत धार्मिक समूहों के प्रति तटस्थता या उदारवाद नहीं था, और चर्च के साथ अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के साथ संबंध 17वीं और 18वीं शताब्दी की यूरोपीय राजनीति के महत्वपूर्ण पहलू थे। ठीक है, फ्रांस में चर्च के पास भूमियाँ थी जिससे उसे आय प्राप्त होती थी, और सामान्य जनों पर 10 मांस नामक कर लगाया जाता था, जो किसान वर्ग की एक मुख्य शिकायत बनी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब इस यूनिट में एक यहाँ पे दिए लोकप्रिय चुनौती, स्वरूप, प्रकृति और विषय वस्तु। ठीक है, देखिए राज्य के भीतर एक अन्य प्रकार का टकराव हुआ जिसने शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिक गति प्राप्त की, और हालांकि उनका उपयोग ऊपर बताए गए कुछ आंदोलनों से, विशेष रूप से लंदन में वेलक्स और फ्रांस में पार्लेमा में किया गया था। ठीक है, उन्होंने एक प्रवृत्ति निर्धारित की जिसने उन्हें आने वाले शताब्दी के शक्ति के समीकरणों के में एक महत्वपूर्ण कारक बना दिया, और उन्होंने कई तरह के रूप धारण किए। मजदूरों के असंतोष को निम्न वेतन और मशीनों के इस्तेमाल से पैदा होने वाली बेरोजगारी से हवा मिली, और इसने कारीगरों की हड़तालों, मशीनरी का विनाश के लिए इंग्लैंड में लडडाइट हड़तालें, यानी कि जिनकी परिणति उपद्रव और विशिष्ट लक्ष्यों के प्रति हिंसा के रूप में हुई, जैसे रूप धारण किए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। यहीं पे यूनिट खत्म होता है। हम आ गए हैं यूनिट 9 में, प्रबोधन काल। प्रबोधन काल में सबसे इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है इसमें कि प्रबोधन का अर्थ। ठीक है, और दूसरा इसमें जो ये है प्रबोधन काल के कुछ महत्वपूर्ण विचारक जो थे, यानी जैसे मॉन्टेस्क्यू, फिर से वाल्तेयर, दिदरो और रूसो और टगरो। ठीक है, आइए देख लेते हैं बहुत तेज़ी के साथ प्रबोधन का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रश्न पर कि प्रबोधन क्या है, तो देखिए जर्मन दार्शनिक जो इमानुअल कांट ने उत्तर दिया, जानने की हिम्मत करें। इसका अर्थ क्या है कि जानने की हिम्मत करें, अपनी समझ का उपयोग करने का साहस रखें। ठीक, और इस प्रतिक्रिया ने व्यक्त पर और आलोचनात्मक समझ पर जोर दिया, और धर्म या किसी अन्य महत्वपूर्ण सत्ता द्वारा पारंपरिक रूप से थोपे गए समझने के तरीके को अस्वीकार दिया। ठीक है, और कांट की प्रतिक्रिया उनके समय के दौरान शक्तिशाली बौद्धिक धारा के अनुरूप थी, जिसने बौद्धिक स्वतंत्रता पर जोर दिया और ज्ञान और प्रगति प्राप्त करने के लिए तर्क शक्ति के इस्तेमाल पर बल दिया था।
फिर भी बौद्धिक स्वतंत्रता की धारणा शिक्षित और तर्कसंगत व्यक्तियों तक सीमित थी, जो ज़्यादातर उच्च और मध्यम वर्गों से संबंध रखते थे। प्रबोधन काल की लोकतांत्रिक पहुंच जनता या यहाँ तक कि महिलाओं को शामिल नहीं करती। कई प्रबोधन काल के विचारकों का मानना था कि जनता के द्वारा अपने स्वयं के निर्णय लेना खतरनाक था और अधिकांश गैर यूरोपीय लोगों पर भी यही लागू होता था। हालांकि प्रबोधन काल के विचारकों ने सोचा था कि जनता, महिलाएं और गैर यूरोपीय लोग तर्क शक्ति के उपयोग से लाभान्वित हो सकते थे, बशर्ते उनका निर्देशन ठीक से किया जाए। प्रबोधन काल के महत्वपूर्ण इतिहासकारों में से एक पीटर गे ने इसे आधुनिक काल के ईसाई धर्म के विपरीत उल्टा सोच के रूप में चिन्हित किया है, और यह विशेष रूप से फ्रांसीसी प्रबोधन के दौरान कई विचारकों की चर्च विरोधी घोषणाओं के मद्देनजर था। हालांकि कई इतिहासकारों ने अब तक तर्क दिया है कि इस तरह के चरित्रांकन को नहीं माना जा सकता, क्योंकि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्कॉटलैंड, अमेरिका और इंग्लैंड सहित अनेक देशों में प्रबोधन काल की संस्कृति ईसाई विरोधी नहीं थी। ठीक है, हाल के दशकों के लेखन के आधार पर प्रबोधन की सटीक, ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, देखिए हाल के दशकों के लेखन के आधार पर प्रबोधन की सटीक परिभाषा देना क्या है तो मुश्किल है। हम केवल मोटे तौर पर इसके वर्णन की कोशिश कर सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबोधन यूरोप में 18वीं शताब्दी के दौरान होने वाला एक बौद्धिक आंदोलन था और इसका केंद्र फ्रांस में था। लेकिन प्रबोधन के अपने अपने संस्करणों को विकसित करने के साथ अन्य यूरोपीय देश भी महत्वपूर्ण रूप से इसमें शामिल थे, और इन सभी अलग अलग संस्करणों में सबसे सामान्य कारक पारंपरिक और धार्मिक हठधर्मिता की अस्वीकृति थी, और साथ ही तर्क शक्ति की और व्यक्ति पर जोर देने की अपील थी। यहाँ पे इसकी पृष्ठभूमि दिया गया है प्रबोधन के। देखिए, प्रबोधन बौद्धिक शून्यता में उत्पन्न नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी से आधुनिक विज्ञान के विकास और 17वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक दर्शन के विकास का प्रबोधन पर बहुत प्रभाव पड़ा। अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषण और तर्क शक्ति के उपयोग पर बल देना जो आधुनिक विज्ञान के मूल थे, और इन सब का उपयोग प्रबोधन काल के विचारकों ने परंपरागत सोच के धार्मिक रूपों के खिलाफ अपनी लड़ाई में किया था। ठीक है, न्यूटन ने फ्रांसीसी बेकन की प्रयोगात्मक विधि को दकार्त के तर्कवादी दर्शन के साथ संयोजित करने का प्रयास किया था, और वाल्तेयर जो प्रबोधन काल के सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से थे, उन्होंने विशेष रूप से उनकी वैज्ञानिक और दार्शनिक उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की थी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों के बारे में उनकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक खोज के अलावा न्यूटन की ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में जो दार्शनिक लेख है, उसने प्रबोधन काल के विचारकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ठीक है, जॉन लॉक के अनुसार वैधानिक पद्धति का उपयोग समाज और मानवता के अध्ययन के लिए वैसे ही किया जा सकता था जितना कि यह प्रकृति के अध्ययन पर लागू होता था। उनका मानना था कि जन्म के समय प्रत्येक मानव की बुद्धि एक रिक्त स्लेट की तरह थी, एक खाली स्लेट की तरह थी जिस पर कोई भी विचार छापे जा सकते थे। ठीक है, वैज्ञानिक क्रांति के अलावा 16वीं शताब्दी के बाद के धर्म क्षेत्र में तेज और प्रभावशाली परिवर्तनों ने इस तरह का माहौल बनाया जिसमें स्थापित विचारों पर सवाल उठाए गए थे, और प्रबोधन की नींव विचारों के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों में भी रखी गई थी। और प्रबोधन को आकार देने में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना यूरोपीय लोगों द्वारा गैर यूरोपीय देशों का औपनिवेशीकरण था, और औपनिवेशिक देशों के इकट्ठा किए गए ज्ञान का प्रबोधन के विचार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। क्लियर हो गया। अब इसका चरण दिया है तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रबोधन के मुख्य विचार, ठीक है, हम लोगों ने ऊपर देख लिया जो मैंने बताया प्रबोधन के बारे में, उसी को आप लिख लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा और आपका नंबर भी मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रबोधन से कोई भी क्वेश्चंस आए जो मैंने बताया वही आपको लिखना है बस। स्कॉटिश प्रबोधन काल और नया आर्थिक विकास। देखिए, स्कॉटिश प्रबोधन शब्द का इस्तेमाल स्कॉटलैंड के कई विचारकों के लिए किया जाता है जिन्होंने प्रबोधन में बहुत बड़ा बौद्धिक योगदान दिया। डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ और विलियम रॉबर्टसन ऐसे प्रबोधन विचारकों में से थे। प्रबोधन में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान में उनका राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जोर था, और ह्यूम और स्मिथ ने कृषि या बहुमूल्य धातुओं, सोने चांदी के बजाय दौलत प्राप्त करने के लिए वाणिज्य, विनिर्माण और तकनीकी विचार पर बल दिया। स्कॉटिश प्रबोधन के विचारकों ने रूसी और आधुनिक समाज की तीखी आलोचना का मजबूत विरोध किया, और उनका तर्क था कि पूर्व आधुनिक समाज का आर्थिक जीवन स्वाभाविक रूप से क्या हो तो अनिश्चित था, और यह केवल जितना संभव हो उतना स्वतंत्र आयोजित वाणिज्य और विनिर्माण ही सभी देशों और सभी वर्गों के आर्थिक सुधार के लिए दौलत का निर्माण करेगा। क्लियर हो गए यहाँ पे।
देखो अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विचारक हैं। पहले है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा फटाफट। मॉन्टेस्क्यू जो एक फ्रांसीसी राजनीतिक और ऐतिहासिक विचारक थे, सबसे महत्वपूर्ण प्रबोधन विचारकों में से एक थे ये, जिनकी प्रसिद्ध रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज को उच्च प्रबोधन की शुरुआत करने वाली माना जाता है। उनके मानव विकास के प्रति एक दृढ़ निर्धारण वादी विचार थे और अनेक देशों के अपने विश्लेषण के आधार पर उन्होंने विभिन्न सरकारों के स्वरूप का निर्धारण करने में जलवायु और भूगोल की प्रधानता का तर्क दिया और इस प्रकार एक गर्म और आर्द्र जलवायु की निरंकुशता को जन्म दिया और समशीतोष्ण जलवायु के विभिन्न रूपों को लोकतंत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया, जिनमें सबसे अधिक अनुग्रह प्राप्त सैद्धांतिक राजतंत्र थे। अब वाल्तेयर, यहाँ पे वाल्तेयर जो है सबसे लोकप्रिय प्रबोधन विचारक थे जिन्हें बहुत व्यापक रूप से पढ़ा गया था। वे बहुत परिहास युक्त और व्यंग्यात्मक थे और चर्च और पादरियों पर काफ़ी शक्ति से प्रहार करते थे। वे एक समान मानव प्रकृति और सार्वभौमिकता में विश्वास करते थे और ब्रिटेन के एक बड़े प्रशंसक भी थे और उन्होंने इसके संवैधानिक सरकार, स्वतंत्र प्रेस, धार्मिक संहीनता और वाणिज्य कौशल के लिए प्रशंसा की। मॉन्टेस्क्यू के विपरीत हालांकि वाल्तेयर ने सामान्य लोगों को कुलीन लोगों के उत्पीड़न से बचाने के लिए केंद्रीकृत राजतंत्र का पक्ष लिया। तीसरा यहाँ पे दिदरो, ठीक है, डेनिस दिदरो एक चिरस्मरणीय ज्ञानकोश तैयार करने के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रबोधन का सबसे परिचित मील का पत्थर बन गया और इसमें 60,000 लेख और 2885 चित्र शामिल थे और यह 28 खंडों में था। इसने दुनिया भर के सभी ज्ञान को इकट्ठा करने, संगठित करने और वर्गीकृत करने का दावा किया। फ्रांस में लगभग सभी प्रमुख प्रबोधन विचारकों ने इसके लिए लेख का योगदान दिया और 1765 में इसे पूरा करने के लिए दिदरो ने कई वर्षों तक काम किया और उन्होंने खुद लगभग 5000 लेखों का योगदान दिया। रूसो यहाँ पे दिया गया है। जीन लॉक रूसो को प्रबोधन के अंतर्गत एक अस्पष्ट स्थान प्रदान किया गया क्योंकि वह तर्क और भावनाओं दोनों पर समान जोर देते थे। उनका मानना था कि स्वतः स्फूर्ति और मूल प्रवृत्ति मानव स्वभाव का उतना ही अहिंसा थी जितना कि तर्कसंगता, व्यवस्था और कानून। कई अन्य लोगों के विपरीत उन्होंने कहा कि इतिहास एक समान और रैखिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है और उनका मानना था कि समाज स्वतंत्रता और गैर स्वतंत्रता, सापेक्ष समानता से असमानता और चारागाही कृषि व्यवस्था में शहरीकरण, शहरों की वृद्धि, भीड़ भाड़ और नैतिकता के पतन की दिशा में बदल गया था। चलिए अब इसमें टर्गो दिया गया, बस हम आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है यूनिट 10, अमेरिकी क्रांति में राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें अमेरिकी औपनिवेशीकरण की प्रकृति और इसमें दूसरा इसमें पॉइंट हो सकता है आपका टाउनशेंड अधिनियम और विरोध निरंतरता। यही इसमें इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और बाकी जो बोस्टन संहार, बोस्टन टी पार्टी, आइए थोड़ा थोड़ा सा हम सबको देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं जल्दी फटाफट। क्रांति की पृष्ठभूमि अमेरिका और औपनिवेशीकरण। देखिए 1607 में एक अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी लंदन की वाणिज्य वर्जीनिया कंपनी ने जेम्स टाउन में उत्तरी अमेरिका में पहली अस्थायी बस्ती शुरू की थी और इसमें बसने वालों का जीवन आसान नहीं था। कठोर जलवायु, जंगली अदम्य भूमि के अलावा यहाँ बसने वालों को बीमारियों, भूखमरी और मूल निवासियों की घोर शत्रुता का भी सामना करना पड़ा था। इस उपनिवेश की सफलतापूर्वक स्थापना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। वर्जीनिया कंपनी ने एक शाही चार्टर के तहत काम किया जिसे किंग जेम्स द्वारा प्रदान किया गया था। इसमें सबसे प्रथम बसने वाले निवासियों के आश्वासन दिया गया था कि उनको वे सभी स्वतंत्रताएं, अधिकार और प्रतिरक्षाएं प्राप्त होंगी जो इंग्लैंड में पैदा हुए और रहने वाले लोगों को प्राप्त थी। क्लियर हो गया। वर्जीनिया कंपनी विफल हो गई और जेम्स टाउन जो 1623 में एक शाही उपनिवेश बन गया। और हालांकि अमेरिका में उपनिवेशों के कार्य संचालन और उनकी व्यवस्था में यह साफ झलकता है कि कैसे हमारे अपने उपनिवेशवाद के अनुभव से अलग उपनिवेशवाद की प्रकृति अमेरिका में कितनी अलग थी। आइए न्यू इंग्लैंड उपनिवेश यहाँ पे दिया गया है, यानी कि इन उपनिवेशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला न्यू इंग्लैंड उपनिवेश और दूसरा मध्य क्षेत्र के उपनिवेश और तीसरा दक्षिणी उपनिवेश। चलिए अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने बता दिया। अमेरिकी क्रांति में राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं का अंतरफलक, ये तो हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है।
इसमें कुछ देखना नहीं है। अब देखिए सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और उसके सहयोगियों के गठबंधन का ग्रेट ब्रिटेन और उसके सहयोगियों के विरुद्ध एक युद्ध था, और युद्ध उत्तरी अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक क्षेत्रीय टकराव से आगे बढ़कर यूरोप और अन्य उपनिवेशों में भी फैल गया। जॉर्ज वाशिंगटन जो एक समृद्ध बागान स्वामी और वर्जीनिया मिलिशिया और के एक अधिकारी थे, और उन्होंने भी इस युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश जनरल ब्रेडॉक के अधीन सेवाएं दी थी, और यह सप्तवर्षीय युद्ध ग्रेट ब्रिटेन और उसके सहयोगी के लिए एक शानदार जीत और फ्रांस और सहयोगियों के लिए एक करारी हार में समाप्त हुआ। ठीक है, इसको हम लोगों ने देख लिया। सप्तवर्षीय युद्ध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा अमेरिका में ब्रिटिश राज और उपनिवेशों के मध्य बढ़ती दुर्भावना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से हमको मिलेगा एक औपनिवेशिक प्रतिरोध का विस्फोट, स्टाम्प अधिनियम की प्रतिक्रिया। देखिए आइए देखते हैं। स्टाम्प अधिनियम उपनिवेशों के लिए एक नए प्रकार का कर था, और यह उपनिवेशों के भीतर लागू किया गया एक नया कर था। इसका बोझ सीधे उपनिवेशवादियों पर पड़ा, और इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा उपनिवेश के निवासियों को इस कर का भुगतान चांदी के सिक्कों के रूप में करना पड़ता था, जो उपनिवेशों के लिए एक दुर्लभ वस्तु थी, और औपनिवेशिक नेताओं ने इसके एक तरफा आरोपण का विरोध किया, और उनका मानना था कि संसद द्वारा उनकी बिना सहमति के यह कर उन पर लगाया जा रहा है। संसद में उनकी कोई आवाज़ नहीं थी, और प्रतिरोध काफ़ी तेज और भावुकता पूर्ण था, और स्टाम्प्स पर हम पहला आधिकारिक विरोध वर्जीनिया के हाउस ऑफ बर्गेसस में आया था। ठीक, देखिए पांचवा संकल्प जो सदन द्वारा पारित प्रस्तावों में सबसे उग्र था, उसमें कहा गया कि केवल वर्जीनिया की सामान्य सभा को ही अपने निवासियों पर कर लगाने की शक्ति थी। यह घोषणा इस सिद्धांत की उपनिवेशों में लोकप्रियता को दर्शाती थी। याचिका में देखिए इसके बाद में क्या हुआ कि यह पहली बार हो रहा था कि उपनिवेशों ने विरोध में सहयोग किया, और इन प्रतिनिधियों ने स्टाम्प एक्ट का विरोध करने वाली एक याचिका हस्ताक्षर करके सम्राट को भेजी, और याचिका में घोषणा की गई, क्या की गई, तो उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार औपनिवेशिक विधानसभाओं का था, ब्रिटिश संसद का नहीं। और औपनिवेशिक सभाओं और समाचार पत्रों ने घोषणा की प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं, और औपनिवेशिक सभाओं के विरोध के अलावा कई शहरों में स्टाम्प अधिनियम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। और इसके अलावा अन्य समूहों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार प्रयास किया, यानी कि जो ब्रिटिश के जो सामान होते उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, और संसद ने आखिरकार देखा कि स्टाम्प अधिनियम एक गलती थी, और इसे 1766 में निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। और लेकिन इसके साथ ही संसद एक और कानून पारित करने वाली थी, जिसे घोषणा अधिनियम या डिक्लेरेटिव एक्ट नाम दिया गया। क्लियर हो गया। अब देखिए टाउन शेड अधिनियम और विरोध निरंतरता। आइए देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्टाम्प अधिनियम पर राजनीतिक उथल पुथल के बाद ब्रिटेन ने उपनिवेशों के साथ किसी भी टकराव से बचने की कामना की, और फिर भी उसे वित्तीय मजबूरियां का सामना करना पड़ा, और अमेरिका में सैनिकों और प्रशासन की लागत का भुगतान करने के लिए राजस्व के स्रोत ढूंढने की जरूरत थी। चार्ल्स टाउनशेंड ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के 3 नए कदमों का सुझाव दिया, जिन्हें टाउनशेंड अधिनियम के नाम से जाना गया। चलिए अब देखिए हम ऐसे देखें बोस्टन नरसंहार, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए परेशानियां खत्म नहीं, फिर भी परेशानियां खत्म नहीं, और ब्रिटिश सैनिकों और उपनिवेश के निवासियों के बीच टकराव जारी रहा। उपनिवेश निवासी रिट ऑफ असिस्टेंस को लेकर भी नाराज थे, और बहुत से लोगों का यह मानना था कि ये रीट उनके प्राकृतिक अधिकारों के खिलाफ थे, और उन्हें लगा कि टाउनशेंड अधिनियम उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए एक गंभीर खतरा था। ठीक है, टाउनशेंड अधिनियमों का विरोध करने के लिए बोस्टन ने उपनिवेश निवासियों ने अक्टूबर 1767 में एक और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की, और फिर भी 1773 में ब्रिटिश संसद ने स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए चाय अधिनियम पारित किया। अमेरिकी उपनिवेशों में चाय एक लोकप्रिय पेश बन गया था, और बड़ी मात्रा में इसे हॉलैंड से अवैध रूप से आयात किया जाता था, और चाय अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिकी चाय व्यापार का नियंत्रण देने का एक प्रयास था। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया।
अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम चलते हैं अगले यूनिट में। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा यूनिट 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं यूरोप में कृषि और जनसांख्यिकी परिवर्तन। इसमें से कुछ पॉइंट तो हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है, जनसांख्यिकी की प्रवृत्ति या इसको मृत्यु दर हम लोगों ने देख ही लिया है, और विवाह प्रतिमान इसको भी हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है। तो इसमें बचा है क्या, तो इसी को देखेंगे। यूरोपीय महाद्वीप में कृषि की स्थिति, जैसे फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ठीक है। ब्रिटिश में कृषि व्यवस्था और कृषि क्रांति, यही इसमें एक इम्पॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। देखिए, यूरोपीय महाद्वीप में कृषि की स्थिति देखिए, एक शताब्दी की अधोगति और प्रतिरोध के उपरांत 18वीं शताब्दी में कई राज्यों की अर्थव्यवस्था विकास और विस्तार प्रदर्शित करती थी। उत्तर पश्चिमी देशों में कृषि विकास के लक्षण स्पष्ट नजर आ रहे थे। यद्यपि अधिकांश यूरोप सामंतीय प्रणाली से बंधा था, वस्तु निर्माण, ग्रामीण कुटीर उद्योग और पूंजीवादी संबंध की दिशा में परिवर्तित हो रहा था। 17वीं शताब्दी यूरोप के मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में मंदी का काल चल रहा था, और इंग्लैंड में कृषि क्षेत्र का रूपांतरण तकनीकी उन्नति के साथ शुरू हो गया था, जो अगली शताब्दी में भी चलता रहा, जिसने उत्पादकता की वृद्धि में योगदान दिया। पहला इसमें आता है कुछ देश में जो है यूरोपीय देशों में, जैसे पहला है फ्रांस। देखिए, क्षेत्रीय दृष्टि से फ्रांस इंग्लैंड के कुल क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। पूर्व आधुनिक फ्रांस में विद्वानों ने 18वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था को 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया था। पहला उत्तर का फ्रांस, जो अनाज उत्पादन का विशिष्टीकरण और हासिल किया था, और दूसरा दक्षिण फ्रांस जो कि अंगूर बागान और वाइन उत्पादन क्षेत्र है ना, यानी कि शराब उत्पादन क्षेत्र। और इसमें देखिए, फ्रांस का अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के साथ लंबा समुद्री तट था, और औपनिवेशिक व्यापार के बढ़ने से तटीय क्षेत्र में शहरों और उद्योगों का विस्तार हुआ। परंतु फ्रांस के अतिरिक्त प्रांत सामंतीय कृषि व्यवस्था में बड़े रहे, जहां उत्पादकता बहुत कम थी। चलिए, हम इसमें देखेंगे फ्रांस के बारे में आप ऑलरेडी जानते भी हैं, थोड़ा सा एक मरतबा और रीड कर लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जर्मनी के बारे में भी आप जानते ही हैं, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जर्मनी में कृषि वैसी हालत थी जैसी फ्रांस में क्रांति से पहले की थी। जर्मनी ने कुलीनों की प्रबुद्धवादी लेखकों द्वारा निरंतर आलोचना की जाती रही, परंतु इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, और कृषि सुधार की गति अत्यंत धीमी थी, और कृषक दासों के उन्मुक्ति के बावजूद सामंतीय संबंध टूटे नहीं थे, और वास्तविक परिवर्तन 19वीं शताब्दी में ही पाया। 18वीं शताब्दी के दौरान जर्मनी में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लक्षण नजर आ रहे थे, जो कृषि समाज को धीमी गति से बदल रहा था, और 1756 के बाद आबादी में वृद्धि साफ नजर आ रही थी। इससे पहले 1740 के दशक में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध और 7 वर्षीय युद्ध के कारण वृद्धि में रुकावट आ गई थी। ठीक है, जर्मनी की खेती ने औद्योगिकरण में कच्चा माल प्रदान किया, और जैसे ही फ्लैक्स, कासनी, हैम्प, तंबाकू और वाइन के लिए अंगूर इत्यादि हैम्प द्वारा रस्सी बनाई जाती थी, और इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग रोजमर्रा खुरदरा कपड़ा बनाने के लिए भी किया जाता था, और तेल निकालने के लिए भी किया जाता था। इंग्लैंड के समान जर्मनी में भी भू संबंध पर मार्केट शक्तियों का प्रभाव पड़ने लगा था। क्लियर। अब यहाँ पर नीदरलैंड आता है। नीदरलैंड इंग्लैंड के समान 18वीं शताब्दी में नीदरलैंड्स के भूमिपतियों ने कृषि समस्याओं पर काबू कर के खेती करने के नए तरीके और नई तकनीकी को अपनाया, और इनमें खुली भूमि की घेराबंदी और बाड़बंदी और फसल को अदल बदल कर लगाना सबसे महत्वपूर्ण था। और हॉलैंड के छोड़ अनाज की नीदरलैंड्स के अधिकांश भाग में भी की जाने लगी थी। हालांकि चावल वहाँ की मुख्य फसल थी, और इनका जीन और ब्रेड के लिए प्रयोग किया जाने लगा था, और खाद की कमी के इसका प्रयोग ओट्स और अन्य अन्न के साथ मिलाकर ब्रेड बनाने में किया जा सकता था। आलू एक अन्य फसल थी जो ब्राबांत, जीलैंड, उट्रेच और फिसलैंड में तेजी से लोकप्रिय हो रही थी। ठीक है, और फ्लेडर्स में आबादी का घनत्व अधिक और छोटे भूस्वामित्व होने के बावजूद फसलों की अदला बदली ने इस क्षेत्र की खेताबाड़ी में तीव्रता प्रदान किया। अगला है रूस। देखिए, रूस के समस्या अन्य देशों में भिन्न थी। विशाल क्षेत्रफल और आबादी के घनत्व में बहुत कमी रूस की सरकार की एक प्रमुख समस्या थी। चलिए, हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ब्रिटेन और कृषि व्यवस्था और कृषि क्रांति, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक है। आर्थिक दृष्टि से ब्रिटेन कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने लगा, और E.H. हॉब्सबॉम के अनुसार इंग्लैंड में कृषि का महत्व 2 कारण से था। पहला, वो उद्योग का अपरिहार्य आधार था, और दूसरा भूमिपतियों के हित ब्रिटिश राजनीति तथा समाज पर छाए रहते थे। इंग्लैंड कृषि ढांचे में मुख्य परिवर्तन 17वीं शताब्दी के मध्य की बुर्जुआ क्रांति
क्रांति के उपरांत अनुभव किए गए और इससे भूमि संबंधों में पूंजीवाद का आगमन हुआ, जिसने भू काश्तकारी सहित सामंतीय आर्थिक ढांचे को समाप्त कर दिया और देश के संपूर्ण रोजगार में कृषि का योग पूरी शताब्दी के निरंतर घटता गया, जो 1700 से 80% था, परंतु 1800 तक लगभग 40% रह गया, है ना। बाड़बंदी यहाँ पे दिया गया छोटा सा पॉइंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया, अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा यूनिट 12। बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए उपभोग और उत्पादन के प्रारूप, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उद्यमशील क्रांति, बस, ठीक है। इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बस हम लोग इसी को इसमें देखेंगे। आइए और थोड़ा सा और इसमें कुछ और आदि औद्योगिकरण को देख लेंगे। चलिए आइए। उद्यमशील क्रांति। जॉन डी वृज ने औद्योगिक क्रांति से पहले आने वाली एक उद्यमशील क्रांति की अभिधारणा पेश की। यह नजरिया प्रारंभिक आधुनिक यूरोपीय आर्थिक इतिहास की फिर से जांच के लिए सबसे महत्वपूर्ण नजरियों में से एक बन गया और 1975 में दी गई वृज की परिकल्पना हॉलैंड के प्रारंभिक आधुनिक किसानों के उपयोग प्रारूपों पर आधारित थी और उन्होंने तर्क दिया कि इन किसानों में अधिक वस्तुओं की मांग करने की क्षमता थी और उनकी बढ़ती क्रय शक्ति के उनके लिए आधिकारिक घरेलू वस्तुओं का उपभोग करना संभव बना दिया था, ठीक है। उद्यमशील जो है ये जो मैं बता दूं आपका कि जो संसाधनों का अधिक उत्पादक उपयोग था और उच्च उत्पादन का मतलब उपलब्ध वस्तुओं का निम्न सापेक्ष मूल्य भी था और इस प्रकार दी ब्रिज के विचार में यह विशेष रूप से उपभोक्ता इच्छाओं और मांगों में बदलाव था, अर्थात सुखकारिता, आनंद, नवीनता और पहचान की तलाश, जो उनकी उद्यमशील क्रांति के सक्रिय खोजी उपभोक्ता को परिभाषित करता है। यह एक प्रबल परिवर्तन था जो औद्योगिक क्रांति के शुरू होने से पहले हुआ था और जिसने बाद में कारखाने की तर्ज पर बड़े पैमाने पर उत्पादन को जन्म दिया और औद्योगिक क्रांति की दशा में इन धीमे और लगातार परिवर्तनों से कुछ आर्थिक प्रवृत्तियों जैसे उपभोक्ता मांग में वृद्धि से मदद मिली। यह उपभोक्तावाद की वृद्धि में प्रकट हुआ और जिसमें अधिक से अधिक नई वस्तुओं की मांग शामिल थी और दी ब्रिज के अनुसार यह 17वीं शताब्दी में हॉलैंड और इंग्लैंड में उद्यमशीलता के कारण हुआ था। यूरोप में विवाह प्रारूप की भूमिका देखें। यह तर्क दिया गया कि महिलाओं ने उद्यमशील क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाजार की वस्तुओं की बढ़ती मांग ने परिवारों और विशेष रूप से महिलाओं को अवकाश और घरेलू उत्पादन से आय अर्जन के काम के लिए फिर से समय आवंटित करने के लिए प्रेरित किया। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि यूरोप में देर से मध्य युग के अंतिम चरण और प्रारंभिक आधुनिक काल में एक नया विवाह का प्रारूप उभरा जिसने इसे सुविधाजनक बनाया। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में और जो उद्यमशीलता के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप जो मैंने बताया वही लिख दीजिएगा। उद्यमशील क्रांति और उपभोक्ता क्रांति से निकले विचारों ने मजदूरों के लिए एक निश्चित कार्य वर्ष की धारणा पर सवाल उठाया। वे प्रतिवर्ष काम किए गए दिनों की संख्या में वृद्धि की कल्पना करते हैं क्योंकि लोगों ने चाय, चीनी, किताबों और घड़ियों जैसी नई उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए अतिरिक्त धन अर्जित किया और उसके बाद में उपभोग की वस्तुएं आर्थिक रूप से प्राप्त करना और कठिन हो जाता है और खेत मजदूरों के लिए वस्तुओं की एक समान टोकरी प्राप्त करने के लिए 1500 और 1616 के बीच लगभग 160 और 300 से थोड़ा अधिक बढ़कर कार्य दिवसों की आवश्यकता प्रतिवर्ष होती रही। ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें एक पॉइंट है आद औद्योगिकरण, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आद औद्योगिकरण एक धारणा थी जिसने उन घरेलू उद्योगों के विकास पर संकेत दिया जो दूर के बाजारों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इस तरह के उद्योगों का विकास यूरोप के कई क्षेत्रों में 16वीं और 19वीं शताब्दी के बीच देखा गया था और ये तथाकथित आद उद्योग ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में उभरे थे जहां वे कृषि के साथ साथ पनपते हैं और उन्होंने किसी उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह के उद्योगों में कारखाना निर्माण के रूप में श्रम शक्ति को भी केंद्रीयकृत नहीं किया गया और प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में घरेलू क्षेत्र में इस व्यापक औद्योगिक विकास ने लंबे समय से अध्ययन के विषय में रुचियां जगाई, हालांकि यह एक विवादास्पद विषय भी थी, ठीक है। डियोन और मेडेंस ने आद औद्योगिकरण के 4 प्रमुख प्रभावों को सूचीबद्ध किया। सबसे पहले आद उद्योगों ने जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन दिया और ग्रामीण आबादी पर
कम्यून जमींदारों और विरासत प्रणालियों के पारंपरिक नियंत्रण को कम करने की परिणाम स्वरूप इसकी परिणति भूमि विखंडन के रूप में हुई। दूसरा, आदि औद्योगिक उत्पादन में से अर्जित मुनाफे से कारखाना औद्योगिकरण के लिए पूंजी के संचय में भी मदद मिली। तीसरा, आदि उद्योगों ने व्यापारियों और श्रमिकों को उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षित किया जो कारखाना औद्योगिकरण के लिए आवश्यक था। अंत में आदि औद्योगिकरण चौथा, कृषि के लिए भी एक उत्प्रेरक था और इसने वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहित किया। कृषि वस्तुओं के लिए एक विशाल बाजार के बिना अस्थायी आधार पर शहरीकरण और औद्योगिकरण को बनाए रखना असंभव रहा होता। इस तरह से आदि उद्योग ने कारखाना उद्योग का मार्ग प्रशस्त किया और लेखकों ने कभी इसके उद्योगों को विनाश के विपरीत प्रभाव भी स्वीकार किया। आदि औद्योगिकरण सिद्धांत ये सब मैंने हम लोगों ने देख लिया आदि औद्योगिकरण। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको उसी से लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए यहीं पे ये यूनिट खत्म होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट 13। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, व्यापार के प्रारूप, उपनिवेशवाद और 18वीं शताब्दी में विचलन। ठीक है, जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है सबसे पहला कृषि और औद्योगिक क्रांति। इसको तो हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, औद्योगिक क्रांति के बारे में आपने 10 क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और यूरोप का व्यापार और अमेरिका, एशिया में व्यापार और उपनिवेशवाद। ठीक है, ये सब हम लोगों ने धीरे देख ही लिया है इसमें। ठीक है, बस इसमें यही एक इम्पोर्टेंट है, एक है जो महान विचलन है और दूसरा कृषि और औद्योगिक क्रांति। ठीक है, और एक है इसमें विज्ञान और औद्योगिक प्रबोधन। ये तो हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया। चलिए हम देखते हैं इसमें बहुत तेज़ी के साथ, इसमें थोड़ा सा देखेंगे यूरोप का व्यापार और अमेरिका। देखिए, एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा था कि अमेरिका की खोज और अशांत द्वीप से होकर पूर्वी इंडीज के लिए मार्ग की खोज मानव जाति के इतिहास में दर्ज की गई। दो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। स्पेन का साम्राज्य यूरोप में चांदी, सोना, नई फसलों और वस्तुओं को लाया और वेस्ट इंडीज अमेरिका के दक्षिणी उपनिवेश क्यूबा और ब्राज़ील में सस्ते श्रम की मांग के कारण गुलामों का व्यापार फला फूला। ठीक है, 18वीं शताब्दी में अनेक समकालीनों का मानना था कि 1760 और 1770 के दशकों में उपनिवेशों के मामले में फ्रांसीसी अंग्रेजों से बेहतर थे और हाईती में क्रांति आने से पहले तक सेंट डोमिंगो दुनिया के सबसे संपन्न क्षेत्रों में से एक था और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ इसने कई दशकों तक फ्रांस के विकास को पीछे धकेल दिया, है ना। और उसके बाद में 1451 और 1790 के बीच यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा आयात किए गए और उसमें जो हुआ था 66,58,400 दासों में से केवल 80,2800 काले दासों को स्पेनिश अमेरिका में भेज दिया गया था, जो कुल दासों का लगभग 12% था। यह अनुमान लगाया गया कि 1493 और 1700 के बीच 51,000 मैट्रिक टन से अधिक चांदी यूरोप पहुंची, जो विश्व भंडार का 81% था। चलिए आइए हम बढ़ते हैं एशिया में व्यापार और उपनिवेशवाद। देखिए, एशिया में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी 18वीं शताब्दी में काफ़ी बढ़ोतरी की। चलिए इसको हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद, उपनिवेश और पूंजीवाद, आप तो ये जान रहे हैं और इसको मैंने बताया भी है। महान विचलन, बस विचलन पर बहस के 3 मुद्दे शामिल थे। सबसे पहले यूरोप में औद्योगिक पूंजीवाद के उदय के कारण क्या थे और ब्रिटेन पहला औद्योगिक राष्ट्र क्यों बना। दूसरा मुद्दा यह निर्धारित करने का है कि पश्चिम की प्रधानता किस समय से उभरी और तीसरा यह है कि चीन और भारत पश्चिमी यूरोप से क्यों पिछड़ गए। देखिए, केनेथ पोमरांज ने तर्क दिया कि चीन के यांगशी डेल्टा और दक्षिण इंग्लैंड का विजन स्तर समान था और इनके प्रति व्यक्ति आय, शहरीकरण और कृषि के श्रय उत्पादकता के स्तर तुलना योग्य थे। यह नई दुनिया की भूमि और श्रम तक पश्चिमी यूरोप की पहुंच थी, जिसके कारण दोनों क्षेत्रों के बाद के आर्थिक प्रक्षेप पथ में महत्वपूर्ण अंतर आ गया। अमेरिका के महाद्वीप वित्तीय विकास के लिए पूंजी प्रवाह के कारण महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि वे इसलिए महत्वपूर्ण थे कि उन्होंने ब्रिटेन को एक पारिस्थितिक बाध्यता और एक पूर्वाभासी माल्थवादी समस्या से निजात दिलाई। चलिए
कृषि और औद्योगिक क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वर्गीकरण के आधार पर औद्योगिक क्रांति से पहले की सदी वास्तविक मजदूरी में वृद्धि न होने के बावजूद उपभोग में वृद्धि हो रही थी। जॉन डी ब्रिज ने एक उद्यमशील क्रांति का प्रतिपादन किया, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था उद्यमशील क्रांति के बारे में। परिवार के आर्थिक व्यवहार के बदलाव ने विपणन योग्य वस्तुओं के अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक और काम के घंटों में वृद्धि का आधार तैयार किया। मजदूरी की दरों में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन महिलाओं और बच्चों सहित परिवारों के उत्पादन और श्रम में वृद्धि ने परिवारों की आय में बढ़ोतरी की, और ऐसे परिवारों की बढ़ी हुई आय ने चीनी, चाय और तंबाकू जैसी नई वस्तुओं की मांग को उत्पन्न किया। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के एक आपूर्ति पक्ष केंद्रित व्याख्या, जिसने तकनीकी प्रगति द्वारा संचालित उत्पादन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। और उसका मार्क्सवादी तर्क यह था कि बाड़बंदी आंदोलन, बड़े खेतों के शुद्धिकरण, भूमिहीनता के उद्भव और कृषि के पूंजी निवेश और मजदूरी के आधार पर कृषि के पूंजीवाद के विकास का कारण बना। और ब्रेनर ने वर्ग संघर्ष के महत्व और वर्ग संरचना में बदलाव पर जोर दिया है, और जिसने कृषि के में पूंजीवाद के लिए परिस्थितियों और औद्योगिक क्रांति के लिए एक पूर्व शर्त का निर्माण किया। ठीक है। जेमोलेक ने तर्क दिया कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में कृषि पूंजीवाद के विकास ने धीरे धीरे कृषि की उत्पादकता में सुधार के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र पर भी उत्पादकता बढ़ाने के लिए आर्थिक दबाव डाला। एलन ने तर्क दिया है कि इंग्लैंड और नीदरलैंड जैसे देशों में शहरों और उच्च मजदूरी के विकास से कृषि क्षेत्र में भोजन और श्रम की अधिक मांग हुई। चलिए, ये हो गया औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोगों ने देखा। युद्ध और सैन्य राजकोषीय कारक, देखिए ये छोटा सा पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। विज्ञान और औद्योगिक प्रबोधन, देखिए 17वीं शताब्दी में विज्ञान में महान प्रगति को कभी औद्योगिक क्रांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने तर्क दिया, कहा कि 1900 तक उद्योग में उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए विज्ञान उतना उपयोगी नहीं था। यूरोप में राजनीतिक विखंडन और राज्यों के बीच लगातार टकराव ने शासकों और धनी अभिजातीय वर्ग द्वारा नई तकनीकों की मांग पैदा की। ठीक है। 1700 तक हाइड्रोलिक्स, ऑप्टिक्स, खगोल शास्त्र, वैज्ञानिक उपकरण और फसल चक्र आदि का ज्ञान यूरोप में काफ़ी बढ़ गया था, और प्रस्तावित और निर्देशात्मक ज्ञान के सम्मिलित विकास ने एक स्वतः सुदृढ़ करने वाले पवित्र चक्र का निर्माण किया। इसलिए 18वीं और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिम और पूर्व के बीच अंतर तेजी से बढ़ा। चलिए, अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले यूनिट। यहाँ पे जो भी इसमें यूनिट था, यहीं पे ये यूनिट ख़त्म होता है, और साथ ही साथ यहीं पे ये बुक भी ख़त्म होता है। और हम लोगों ने जितना हमसे हो सका, ठीक है, जितना हमसे हो सका उतना अपने हिसाब से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, एनर्जी काफ़ी खर्च करना पड़ता है। आप देख ही रहे हैं कितने जोशो जुनून के साथ मैं बोलता हूँ। और जो मैंने इसमें बताया, अगर आप उसको आपने सुन लिया और आपके दिमाग में ये फिट हो गया, और वही चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जो मैंने बताया, ये गारंटी है। ठीक है। इसीलिए मैं अपने थंबनेल पे 100% गारंटी लिखता हूँ। ठीक है। क्योंकि जो मैं देता हूँ उसी से क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो जॉब करने वाले लोग हैं, और प्लस में जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ पे जो छोटा सा एक पॉइंट है, महान और लघु विचलन, इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिएगा प्लीज़। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम।